Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss Part 1 Leave Travel Concession LTC Rule 1 to 7. You know, just now, 30th April 2024, Department of Personnel and Training issued memorandum and briefly explained about leave travel concession. It's a very important part, leave travel concession, and today I will explain everything. I will clarify everything nicely. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel so that others can get notification for my upcoming videos. And in examination of point of view, definitely it would be very useful one, and it is the latest one. Previous time, preceding time, actually twice already I uploaded a video related to the LTC, MCQs, and complete things already I have discussed. But again, it is the latest part. So definitely I will discuss everything properly so that I can reach to you and you will give your best performance in the examination. Please, my friends, please subscribe my channel. My channel is Government Tool Guru. Let's compete. Today I will discuss part 1 Leave Travel Concession LTC Rule 1 to 7. Just I am going to start. You see my contact WhatsApp number 8327782034. My Telegram channel link t.me/BAPI2034. If you want to join my channel, join it so that you can up to date yourself about my incoming videos. Now I am going to start. Here are some guidelines given. Guidelines on LTC. You know that leave travel concession basically government concerned government employee and उसका फैमिली मेंबर को मिलता है और उसमें जो आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी होता है वो पैसा बियर करता है गवर्नमेंट. तो अभी जो LTC ईयर चल रहा है, जो 4 इयर्स का पीरियड है, 2022-23 एक 2 ईयर पीरियड है, देन 2024-25 लगभग 2022-23 खत्म हो चुका है और इसमें होम टाउन LTC, ठीक है, होम टाउन LTC मिलता है. ओके, मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एलिजिबल है वो ले चुके हैं होम टाउन LTC और ग्रेस पीरियड भी है, ठीक है. 22-23 का ग्रेस पीरियड ईयर 24 होता है. ये जो 4 इयर्स, इसको हम स्प्लिट अप कर देते हैं. It's split up into 2 parts and each part consists of 2 years. One part is 2022-23, another part is 2024-25. ठीक है. और इसमें 2022-23 जो पीरियड था होम टाउन LTC आप ले चुके हो और जो नहीं लिया है ग्रेस पीरियड है 2024, राइट. 2024 ग्रेस पीरियड है और जो होम टाउन LTC ले चुके हैं फिर जो सेकेंड पार्ट आ गया 2024-25 में आप ऑल इंडिया LTC लोगे, ठीक है. न्यू एंट्रांट के लिए नहीं है. जो न्यू एंट्रांट है गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए फर्स्ट 8 इयर्स. सो एवरी ईयर जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड उनको होम टाउन LTC मिलता है उनका परिवार के साथ, फोर्थ टाइम ऑल इंडिया LTC और सिमिलरली फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ वो होम टाउन LTC परिवार के साथ और 8th टाइम उनको ऑल इंडिया LTC मिलता है. तो उनके लिए अलग है. मगर मैं जनरली जो सर्विस 8 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए बोलता हूं, ठीक है. आगे में पूरा हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं. जो मैं बताया कि 22-23 होम टाउन LTC का पीरियड था, तो सिमिलरली 24-25 वो ऑल इंडिया LTC आप ले सकते हो. और जो जॉब 8 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं नॉर्मली जो एम्प्लॉइज है उनको ग्रेस पीरियड भी मिलता है. 22-23 में आप होम टाउन LTC के लिए आप एलिजिबल थे, आप नहीं लिया तो 24th में ग्रेस पीरियड है.
सिमिलरली 24-25 में ऑल इंडिया एलटीसी, 24-25 के लिए भी ग्रेस पीरियड रहता है 2026। अब 24-25 में ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लोगे तो ग्रेस पीरियड है 2026 में ले सकते हो, मगर न्यू एंट्रांट के लिए नहीं है। न्यू एंट्रांट फर्स्ट 8 इयर्स, फोर्थ टाइम वो जाएंगे ऑल इंडिया एलटीसी और 8th टाइम वो ऑल इंडिया एलटीसी, और बाकी में फर्स्ट सेकंड थर्ड देन 5th 6th 7th उनको होम टाउन एलटीसी मिलेगा उनका फैमिली के साथ। ठीक है, तो वही उसको डिस्कस किया गया है। और द करेंट अभी मैं बताया द करेंट ब्लॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंट ब्लॉक जो है 2020 to 25, ठीक है, with 2 years block of one block 2020 to 23, another block 2024-25। तो इसमें होम टाउन एलटीसी और 2024-25 में ऑल इंडिया एलटीसी, राइट, ऑल इंडिया एलटीसी। ओके, जो न्यू एंट्रांट नहीं है तो इसके लिए ग्रेस पीरियड मिलेगा 2024। यदि 2020 to 23 में वो होम टाउन एलटीसी नहीं लिया है तो 2024 में लेंगे, और सिमिलरली जो ऑल इंडिया एलटीसी है 2024-25 वो नहीं लेंगे तो ग्रेस पीरियड रहता है 2026। ये ग्रेस पीरियड में वो ऑल इंडिया एलटीसी ले सकते हैं, मगर ये न्यू एंट्रांट के लिए नहीं है। मैं न्यू एंट्रांट के लिए बताया कि फर्स्ट 8 ईयर सर्विस उनके लिए थोड़ा अलग है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी उसको बियर करता है, गवर्नमेंट बियर करता है। ठीक है, और इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एलटीसी में आप जानते हो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड उसका जो फैमिली मेंबर्स है, आगे में डिस्कस करेंगे जो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन एलिजिबल है, मगर आप जानते हो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, फैमिली मेंबर में आप जानते हो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई है प्लस फैमिली मेंबर्स है, तो ये अलग अलग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली मेंबर के साथ एलटीसी लेगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स में ले सकते हैं, उनका चॉइस प्लेस जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ जाएंगे, तो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक समय जा सकता है और उनका जो फैमिली मेंबर्स वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में जा सकते हैं। मगर वही है जो मैं बताया, जो रूल्स है। अभी 20 to 23 चला गया होम टाउन एलटीसी और उसका ग्रेस पीरियड 2024 है, और सिमिलरली अभी 2024-25 जो है ना वो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए है और ग्रेस पीरियड 2026 रहेगा। तो उसमें वो डिफरेंट ग्रुप्स में, चाहे कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उसको जो फैमिली मेंबर्स है वो डिफरेंट ग्रुप्स में उनका चॉइस प्लेस के हिसाब से वो एलटीसी ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग देखिए, मैं जो पॉइंट को हाईलाइट किया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहां पर देखिए, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई and his family members while availing of LTC may travel in different groups at different times during that block। मैं अभी बताया, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट टाइम में एलटीसी ले सकते हैं। ठीक है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय फैमिली मेंबर्स इन डिफरेंट ग्रुप इन डिफरेंट टाइम दे कैन टेक एलटीसी। ठीक है, नेक्स्ट वन, फर्दर दे मे विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ देयर चॉइसेस व्हाइल अवेलिंग एनी प्लेस इन इंडिया एलटीसी। अभी जो ऑल इंडिया एलटीसी है 2024-25 और उसका जो ग्रेस पीरियड रहेगा 2026 रहेगा, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में कंसर्न एम्प्लॉई उसका फैमिली मेंबर्स डिफरेंट ग्रुप्स में उनका चॉइस प्लेस को वो जा सकते हैं, एलटीसी ले सकते हैं, और आउटवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी के लिए उनको जो एक्सपेंसेस होगा वो गवर्नमेंट बियर करेगा। ठीक है, क्लियर। चलो, रूल 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 1 में 2 सबसेक्शंस 1 है, ये जो इसको याद रखना है। रूल जो एलटीसी रूल 1 सबसेक्शन 3, इसमें एप्लीकेबल मींस एक्चुअली हु आर एंटाइटल फॉर एलटीसी, एंड उसका जो नेक्स्ट आएगा रूल 1 सबसेक्शन 4 में नॉट एलिजिबल, इट मींस नॉट एप्लीकेबिलिटी। तो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलटीसी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल को याद रखना है, क्योंकि आजकल रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है। सपोज इन व्हिच एलटीसी रूल इट इज क्लियरली डिफाइन दैट वेदर आई मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स आर एप्लीकेबल और नॉट। तो एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन एप्लीकेबल है देख लीजिए। हु आर अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज, एंड जो सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है जो सिविलियन है
बेसिकली जो डिफेंस डिपार्टमेंट में जो सिविलियन है, एक्चुअली जो ऑफिस में अकाउंट्स वर्क करते हैं, तो वो सिविलियन हो जाते हैं, उनके लिए एलटीसी एप्लीकेबल है। तो वही दे दिया, पोस्ट इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द डिफेंस सर्विसेज। तो डिफेंस सर्विसेज में सिविलियन सर्वेंट्स है, सिविलियन मींस जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में जो क्लरिकल पोस्ट में ये सब जो काम करते हैं वो एक्चुअली सिविलियन सर्वेंट से डिफेंस सर्विसेज, उनके लिए एलटीसी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है कोई एम्प्लॉई बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का है, तो एम्प्लॉई बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट बट इन डेपुटेशन एक्चुअली नाउ फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम ही और सी इज वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, डेपुटेशन में अभी टेम्पोररी पीरियड के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। जब वो टेम्पोररी पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा वो भी एलटीसी के लिए एलिजिबल है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को याद रखना है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाएगा, जब 2 इयर्स काम करेगा तो उसको होम टाउन एलटीसी मिलेगा। जब 4 इयर्स काम करेगा तब उसको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, तब उसको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, इसको याद रखना है। और आप जानते हो कि जो न्यू एंट्रांट है उनको 1 ईयर कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जिस दिन कंप्लीट होगा वो एलिजिबल हो जाएंगे एलटीसी के लिए, ठीक है, उसको भी आगे में बताएंगे। तो आप तो जानते हो कि जो न्यू एंट्रांट है फर्स्ट ईयर उनको एलटीसी नहीं मिलेगा, पूरा ईयर कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसा ही जब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो डेपुटेशन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, वो एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे, तो फर्स्ट ईयर उनको एलटीसी नहीं मिलेगा एज यूजुअल न्यू एंट्रांट के आकार में। फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट होने से उन एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे, मगर उनको 2 इयर्स काम करेंगे, उनका डेपुटेशन पीरियड 2 इयर्स होगा तो वो होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल है। उनका डेपुटेशन पीरियड 4 इयर्स होगा तो वो ऑल इंडिया एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं उनका ही वैसा रूल है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, फर्स्ट ईयर तो नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में वो 2 इयर्स काम करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा तो होम टाउन एलटीसी मिलेगा, और उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 4 इयर्स होगा तो उनको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। समझ रहे हो? तो फर्स्ट ईयर तो नहीं मिलेगा। अगेन कॉन्ट्रैक्ट, सपोज जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनली 1 ईयर तो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जैसे न्यू एंट्रांट के लिए फर्स्ट ईयर एलटीसी नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वही है, यदि वो फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा, यदि वो 2 इयर्स कंप्लीट करते हैं होम टाउन एलटीसी है, यदि 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ऑल इंडिया एलटीसी के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। और एक आ गया री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट। तो हमारा एक सवाल आता है, वन क्वेश्चन इज रेसिंग इन आवर माइंड कि सपोज आफ्टर रिटायरमेंट अगेन कंसर्न जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसको री एम्प्लॉयड कर दिया गया, क्या उसको एलटीसी मिलेगा कि नहीं? एलटीसी मिलेगा। तो इसमें भी है, सपोज इसमें 2 चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे। सपोज आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक एक है, विदाउट ब्रेक, ठीक है। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है विदाउट ब्रेक इमीडिएटली जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट उसको री एम्प्लॉयड कर दिया गया, तो एज यूजुअल जैसे वो नॉर्मल गवर्नमेंट सर्विस में था, जैसे एलटीसी अवेल कर रहा था वैसा ही अवेल करेगा। समझ में आ गया? विदाउट ब्रेक में जैसा वो गवर्नमेंट सर्विस में था, जैसे उसको एलटीसी अवेल कर रहा था वैसा ही करेगा। मगर सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक हो गया सर्विस, आफ्टर रिटायरमेंट ब्रेक हो गया, सर्विस ब्रेक हो गया, देन उसको री एम्प्लॉयड कर दिया गया। तो विथ ब्रेक मींस न्यू एंट्रेंट जैसा आ जाएगा। विथ ब्रेक मींस फर्स्ट ईयर, वैसा न्यू एंट्रेंट के लिए फर्स्ट ईयर उनको एलटीसी नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है। तो विदाउट ब्रेक एज यूजुअल, विदाउट ब्रेक सपोज आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट ब्रेक उनको एज यूजुअल जैसे सर्विस में थे जैसे एलटीसी मिल रहा था वैसा ही मिलेगा। मगर ब्रेक हो गया, क्योंकि एलटीसी में ये जो 2 ईयर ब्लॉक होता है कि 4 ईयर ब्लॉक, इसमें सर्विस कंटिन्यू होना चाहिए, सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जैसे आफ्टर रिटायरमेंट सर्विस ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद री एम्प्लॉयड हो गया, तो इस केस में तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर एक्चुअली उनको एलटीसी नहीं मिलेगा, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जैसा न्यू एंट्रेंट है वो एलटीसी के लिए एलिजिबल
होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है, ये जो 4 बाइपिंस सेक्शंस में बताया वो एक्चुअली एलटीसी के लिए अप्लीकेबल है, एलटीसी के लिए एंटाइटल है, और ये रूल 1 सबसेक्शन 3 बोलता है। अभी आएंगे नॉट एंटाइटल, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल आता है तो रूल 1 एलटीसी, जो सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 आपको याद रखना है। ये जो सीसीएस, इसके ऊपर सीसीएस एलटीसी रूल्स, इसको भी थोड़ा याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988, राइट, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए 1988। तो इसका जो रूल 1 सबसेक्शन 4 हम देखेंगे, इसमें एक्चुअली हु आर नॉट एलिजिबल, हु आर नॉट एंटाइटल फॉर एलटीसी। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उनको एलटीसी नहीं मिलेगा। जो कैजुअल डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, जो कैजुअल डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट में है, उनको एलटीसी नहीं मिलेगा। पर्सन्स पेड फ्रॉम कॉन्टिंजेंसीज, नॉर्मली हमको बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, जानते हो हमको जो सैलरी नॉर्मली मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यदि कॉन्टिंजेंसी से मिल रहा है, पर्सन्स पेड फ्रॉम कॉन्टिंजेंसीज नहीं होगा, वो उनको, उनके लिए एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। रेलवे सर्वेंट्स इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल्स 1988, उसमें रेलवे सर्वेंट्स नहीं आते हैं। आर्म फोर्सेस नहीं आएंगे, सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 में आर्म फोर्सेस नहीं आएंगे, रेलवे वाला नहीं आएंगे। लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशंस अब्रोड, ये भी याद रखना है, जो लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशंस अब्रोड, तो उनके लिए भी, सपोज इसमें एक एग्जांपल देता हूं, इसमें एक एग्जांपल देता हूं कि लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशंस अब्रोड, सपोज हमारा एम्बेसडर ऑफिस है, सपोज फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में, ठीक है, हमारा एम्बेसडर ऑफिस है, तो न्यूयॉर्क में जो हमारा एम्बेसडर ऑफिस है, ठीक है, वो हमारा टेरिटोरी है, हमारा जो एम्बेसडर ऑफिस है वो हमारा टेरिटोरी है, उसमें कोई अमेरिकन पर्सन काम कर रहा है। लोकल रिक्रूट इन इंडियन मिशन अब्रोड, इंडियन मिशन, ये एम्बेसडर ऑफिस है, इंडियन एम्बेसडर ऑफिस, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटोरी में जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक यूएसए सिटीजन काम कर रहा है, यूएसए सिटीजन काम कर रहा है, हमारा जो एम्बेसडर ऑफिस है वो हमारा टेरिटोरी है। ठीक है, तो उसमें जो लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशन अब्रोड, वो उनके लिए एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। यूएसए सिटीजन वर्किंग इन इंडियन, ओके, एम्बासी इन न्यूयॉर्क, और वहां पर जो इंडियन एम्बासी ऑफिस है वो हमारा टेरिटोरी है, क्योंकि वो हमारा टेरिटोरी में क्यों जाएगा, बिकॉज दे आर ओनली विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो इसलिए वो हमारा टेरिटोरी में जाएगा, और वो न्यूयॉर्क में है और वहां पर यूएसए सिटीजन काम कर रहा है, तो यूएसए सिटीजन काम कर रहा है मींस एक्चुअली उसके लिए एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज किसको और कोई ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है, और कोई ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है, तो उसके लिए एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूल जो 1 सबसेक्शन 4 बता रहा है कि ये सब एप्लीकेबल नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एलटीसी। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, कुछ नोट्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बता दिया ऑटोनोमस बॉडीज के लिए बताया, सपोज ऑटोनोमस बॉडीज, कोई पर्सन बिलोंग्स टू ऑटोनोमस बॉडी आज डेपुटेशन, नाउ ही इज वर्किंग इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीजीडी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। द एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ऑटोनोमस बॉडी, ओके, एक ऑटोनोमस बॉडी से वो एम्प्लॉय बिलोंग करता है, मगर अभी डेपुटेशन में जाकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है टेम्पोररी पीरियड के लिए। ये जो काम कर रहा है यहां पर टेम्पोररी पीरियड के लिए वो काम कर रहा है, टेम्पोररी पीरियड के लिए काम कर रहा है। तो यहां पर मैं अभी बताया था कि यदि टेम्पोररी पीरियड में काम कर रहा है वो एलिजिबल है और उसको एलटीसी एप्लीकेबल होगा। यदि भाई ये 2 इयर्स वो काम करता है उसका डेपुटेशन पीरियड से, तो होम टाउन एलटीसी मिलेगा, और यदि वो 4 इयर्स काम करता है, यदि 4 इयर्स काम करता है तो उसको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। तो वैसा ही न्यू एंट्रेंट, जैसे फर्स्ट ईयर उसको नहीं मिलेगा, ओके, फर्स्ट ईयर उसको नहीं मिलेगा, जस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है, मगर 2 इयर्स कंप्लीट करेगा तो होम टाउन एलटीसी, 4 इयर्स कंप्लीट करेगा तो ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। तो इट मींस ये क्लियर हो गया
कि यदि द पर्सन बेसिकली द एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ऑटोनोमस बॉडी and as a deputation now it means he is working in central government department, whether he is eligible for LTC or not, he is eligible. Okay, ठीक है, ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिए. अभी कुछ स्पेशल प्रोविजंस को चलेंगे. स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टन कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज. कुछ स्पेशल प्रोविजंस देखेंगे यहाँ पर. भाई जो इसमें थ्री बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस, एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज के लिए. फर्स्ट है दोज एम्प्लॉइज बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट. वो स्टेट गवर्नमेंट से है मगर अभी डेपुटेशन में वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है, डेपुटेशन, ये इसको ध्यान देना. डेपुटेशन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो एलटीसी के लिए एलिजिबल है. एलटीसी के लिए एलिजिबल अभी मैं बताया था. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में. जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं वो भी एलटीसी के लिए एलिजिबल है. और रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट. आफ्टर रिटायरमेंट ब्रेक इज देयर. आफ्टर ब्रेक है. सपोज एक पर्सन रिटायर्ड हो गया गवर्नमेंट जॉब से, फिर उसके बाद कुछ दिन ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक के बाद फिर उसका रीएम्प्लॉयमेंट हो गया. तो आफ्टर रिटायरमेंट इट मीन्स सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय हैज टेकन, इट मीन्स इमीडिएटली वो उसका रीएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, कुछ पीरियड ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट हुआ. तो ये सब केस में क्या है, फर्स्ट ईयर एलटीसी नहीं मिलेगा. 1 ईयर उनको कंप्लीट करना पड़ेगा. 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही वो उनके लिए एलटीसी के लिए एलिजिबल होंगे. ये तीनों केस में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो आज डेपुटेशन, इट मींस नाउ वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि जस्ट रिटायरमेंट, देन ब्रेक आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, वो क्लियरली दे दिया. हु आर रीएम्प्लॉयड आफ्टर देयर रिटायर, ब्रेक इज देयर आफ्टर रिटायरमेंट, ब्रेक इज देयर, देन फिर रीएम्प्लॉयमेंट हुआ. ये तीनों केस में जैसे न्यू एंट्रांट के लिए होता है कि फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा एलटीसी, जस्ट फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होगा वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए वही होगा. और यहां पर थोड़ा बता देता हूं, जब इनका जब 2 इयर्स कंप्लीट होगा तब उनको होम टाउन एलटीसी मिलेगा. जब 4 इयर्स कंप्लीट होगा तब उनको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा. इसको ध्यान देना है, फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा. ओके, न्यू एंट्रांट के लिए फर्स्ट ईयर नहीं मिलेगा. फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. और यदि 2 इयर्स उनका जॉब कंप्लीट होता है तो होम टाउन, 4 इयर्स कंप्लीट होता है तो ऑल इंडिया एलटीसी. ठीक है, क्लियर. तो ये 3 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज है. तो वही चीज यहां पर दे दिया. देखिए, मैं जिसको अंडरलाइन किया ना उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो भाई द लीव ट्रैवल एलटीसी shall be admissible on completion of 1 year's continuous service under the central. और एक मजा बात है, जो ब्लॉक होता है ना, 2 ईयर ब्लॉक, 4 ईयर ब्लॉक, तो इसमें जॉब कंटिन्यू होना चाहिए. कंटिन्यूअस सर्विस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ब्लॉक ईयर पीरियड होता है. जैसे अभी ये जो ब्लॉक था ये होम टाउन के लिए था, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए. जैसे अभी जो प्रेजेंट ब्लॉक है ये ऑल इंडिया एलटीसी है, 2024-25 ऑल इंडिया एलटीसी के लिए है. तो ये सब कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए. ठीक है, तो वही है. तो जो न्यू एंट्रांट है जब 1 ईयर कंप्लीट होगा वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वही दिया है. द एलटीसी shall be admissible on completion of 1 year's continuous service under the central government. तो इसके लिए जो अबव केस में मैं बताया 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंसर्न एम्प्लॉइज, जैसे डेपुटेशन बताया, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, और रिटायरमेंट हो गया, कुछ दिन ब्रेक हो गया, फिर रीएम्प्लॉयमेंट हो गया. तो उनके लिए 1 ईयर सर्विस उनको कंप्लीट करना है. ओके, एलटीसी अवेल करने के लिए. ठीक है, और यहां पर भी मजा बात मैं अभी बताया था, इसको क्लियर कर चुका हूं कि यदि ये केस में 1 ईयर तो कंप्लीट होगा और उनका जब 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद होम टाउन मिलेगा और 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा, ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा. वही चीज को मैं अंडरलाइन करके लिखा. तो एटलीस्ट 2 इयर्स सर्विस उनको कंप्लीट करना है होम टाउन एलटीसी के लिए, तो एटलीस्ट 4 इयर्स सर्विस कंप्लीट करना है उनको ऑल इंडिया एलटीसी के लिए. ये रूल है. ठीक है, क्लियर. चलो नेक्स्ट को चलेंगे. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, अभी मैं बताया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या है.
आप सपोज एक क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका सपोज ओनली 1 ईयर है, एलटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉय है ना, तो 1 ईयर सर्विस के लिए जो इनिशियल ईयर होता है 1 ईयर, तो उसमें तो एलटीसी नहीं मिलेगा, 1 ईयर तो कंप्लीट होना चाहिए। ओके, जब 1 ईयर कंप्लीट होगा तब आपको एलटीसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में वही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यदि आप 2 इयर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, कंप्लीट होता है, तो होम टाउन मिलेगा। यदि आप 4 इयर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंप्लीट होता है तो ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। और एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए वही है, जो इनिशियल फर्स्ट ईयर एलटीसी नहीं मिलेगा, पूरा 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही एलटीसी मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज 1 ईयर है कि लेस है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 1 ईयर है और लेस है, वहां पर एलिजिबल वो एंटाइटल नहीं है एलटीसी के लिए, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल ईयर एलटीसी नहीं मिलता है। और 2 इयर्स कंप्लीट करना है होम टाउन के लिए और एटलीस्ट 4 इयर्स कंप्लीट करना है ऑल इंडिया एलटीसी के लिए। ठीक है। और रीएम्प्लॉयमेंट की बात आ गया, इन केस ऑफ पर्सन रीएम्प्लॉयड इमीडिएटली विदाउट ब्रेक। तो विदाउट ब्रेक के बाद बताया, विदाउट ब्रेक अभी विथ ब्रेक बताया था, रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद कुछ दिन ब्रेक हो गया, फिर रीएम्प्लॉयमेंट हुआ, तो वो जैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो मैं बताया स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन उनके लिए जैसे है, उनके लिए वही होएगा, मगर विदाउट ब्रेक, जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट हुआ फिर रीएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इस केस में एज यूजुअल जब गवर्नमेंट सर्विस को जैसे एलटीसी मिलता है तो उसको वैसा ही एलटीसी मिलता रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो विदाउट एनी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको 2 चीज दिखना है, रिटायरमेंट, सो आफ्टर रिटायरमेंट विथ ब्रेक और आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक है, कोई ब्रेक नहीं है, तो एज यूजुअल मैनर जो रीएम्प्लॉयड एम्प्लॉय है आफ्टर रिटायरमेंट एज यूजुअल जैसे वो गवर्नमेंट जब में था एलटीसी ले रहा था वैसा ही चलेगा। और ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया वो न्यू एंट्रेंट की तरह हो गया। तो ब्रेक हो गया मींस 1 ईयर फिर कंप्लीट करना है एलटीसी के लिए, और वैसा ही 2 इयर्स कंप्लीट करेगा तो होम टाउन और एटलीस्ट 4 इयर्स कंप्लीट करेगा तो वो ऑल इंडिया एलटीसी। ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन था ना, ये जो प्रोविजन था ये रूल बेसिकली रूल 2 में स्पेशल प्रोविजंस था। स्पेशल प्रोविजंस जो था रूल 2 में था कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए और डेपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक था रीएम्प्लॉयमेंट आफ्टर जो रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय आफ्टर ब्रेक। तो ये स्पेशल प्रोविजंस, ये रूल 2 को भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 2 स्पेशल प्रोविजंस फॉर 3 क्लास ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा रूल ये तो मैं डिस्कस कर दिया। रूल 3 में द लीव ट्रैवल कंसेशन विल कवर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज फैमिली। तो गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा और फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। कौन कौन फैमिली मेंबर्स रहेंगे अभी डिस्कस करेंगे। तो रूल 3 में इट मींस कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हिज और हर फैमिली मेंबर्स एंटाइटल फॉर एलटीसी। ठीक है, ये रूल 3 स्कोप को आपको याद रखना है। रूल 4 जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशंस दिया है। देखिए रूल 4 डेफिनेशन है, रूल 4 को याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि एलटीसी रूल का रूल 4 क्या डिफाइन करता है, वो डेफिनेशन है। तो फर्स्ट है प्लेस इन इंडिया, विल कवर द प्लेस इन इंडिया मीन्स बेसिकली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर इट इज ऑन द मेनलैंड इंडिया और ओवरसीज, वेदर इट इज ऑन द मेनलैंड इंडिया और ओवरसीज। ओवरसीज क्या है मैं बताया था, जैसे आपका फॉरेन कंट्रीज में अब्रोड में जो हमारा एम्बेसडर ऑफिस है कि परमानेंट मिलिट्री स्टेशन है, परमानेंट मिलिट्री स्टेशन ऑफ इंडिया इन अब्रोड, एम्बेसडर ऑफिस ऑफ इंडिया इन अब्रोड कि कॉन्सुलर ऑफिस ऑफ इंडिया इन अब्रोड, वो हमारा टेरिटरी में जाएगा। ठीक है, ओवरसीज में है मगर हमारा टेरिटरी में जाएगा। तो वैसा ही ए प्लेस इन इंडिया मीन्स हमारा टेरिटरी में जाएगा। एक डोमेस्टिक टेरिटरी का डेफिनेशन बता देता हूं। द टेरिटरी व्हिच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडिया गवर्नमेंट, which administered means rules and regulations of the India government should be implemented, where people okay and goods move freely, जहां पर people and goods move freely। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जाता है। कंट्रोलिंग ऑफिसर, ये कंट्रोलिंग ऑफिसर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये सप्लीमेंट्री एसआर रूल 191 याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जो सप्लीमेंट्री रूल 191 में कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो कंट्रोल ये थोड़ा बता देता हूं, जो एसआर 191 क्या डिफाइन किया है। एसआर 191 ये बता रहा है कि एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रोलिंग ऑफिसर है।
तो सपोज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, पर्टिकुलर सपोज मैं एक पे लेवल में आता हूं, तो मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर है, मगर मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन डिसाइड करेगा? मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉइज बिलोंग्स टू डिफरेंट पे लेवल्स। तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं और उनका कंट्रोलिंग डिफरेंट पे लेवल्स होता है, डिफरेंट पोस्ट होता है कैडर में ना। तो वहां पर क्या होता है कि इसका कौन कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा, उसको कौन डिसाइड करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सप्लीमेंट्री रूल 191 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर को कहां पर डिफाइन किया गया है, सप्लीमेंट्री रूल 191। अभी आएंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। आप देखिए सीसीए रूल्स, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965। देखिए जो सीसीए रूल्स है, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर बताता है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया है, रूल 2 सबसेक्शन जी, रूल 2 सबसेक्शन जी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। इसके ऊपर आता है कि सीसीए रूल्स जो है, कौन सा सीसीए रूल्स का कौन सा रूल एक्चुअली डिफाइन कर रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, रूल 2 सबसेक्शन जी। ठीक है, और फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली एक्चुअली अभी हम डिस्कस किए थे कि कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हीज और हर फैमिली मेंबर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एलटीसी। तो फैमिली मेंबर्स में कौन आएंगे? द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड as the case may be, and 2 surviving unmarried children or step children wholly dependent on the government servant, वो whether they are residing with the government employee or not, different matter। तो यहां पर याद रखना है यदि मेल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल है, उसका वाइफ जाएगा और 2 अनमैरिड चिल्ड्रन जाएंगे, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन भी जाएंगे। और जो अनमैरिड चिल्ड्रन है, स्टेप चिल्ड्रन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो हम 2 अनमैरिड चिल्ड्रन लेंगे कि स्टेप चिल्ड्रन लेंगे कि सपोज मेल एम्प्लॉय है, उसका वाइफ को लेंगे, क्या ये मैंडेटरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, कोई भी जगह में वो रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देयर इज नो मैंडेटरी दैट फैमिली मेंबर्स दे मस्ट रिजाइड विद द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। तो इसमें क्लियर हो गया, यदि वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हस्बैंड जाएगा, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन। ठीक है, एंड वो यहां पर और एक ऐड करना है कि अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन wholly dependent on the government servant। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, whether it means they are residing with the government employee or not। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी नहीं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मैरिड डॉटर्स। सपोज वहां पर तो अनमैरिड चिल्ड्रन हम लिए थे, मगर यहां पर मैरिड डॉटर्स, मगर वो सपोज डाइवोर्स्ड हो गया, अबैंडन्ड हो गया, कि सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, ओके, विडोड डॉटर, ये सब केस में मैरिड डॉटर, मगर उसका डाइवोर्स हो गया, कि उसको अबैंडन कर दिया गया, कि सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, कि उस विडोड हो गया, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, एंड इस केस में वो पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, उसका फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पूरा फादर के ऊपर वो डिपेंड करता है, एंड आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। वो गवर्नमेंट सर्वेंट के, ये बहुत यहां पर रिजाइडिंग आ जाता है, एंड आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर होली डिपेंड करता है। तो यहां पर मैरिड आ गया, मैरिड डॉटर्स, डाइवोर्स्ड, विडोड, अबैंडन, सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड, बट यहां पर क्या है? रिजाइड विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो भी एलटीसी के लिए एलिजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा पेरेंट्स का बात आएगा। यहां पर पेरेंट्स जो आपका फादर मदर और स्टेप पेरेंट्स, स्टेप फादर स्टेप मदर, वो भी आएंगे। ओके, मगर यहां पर क्या है, जो पेरेंट्स आएंगे कि आपका जो स्टेट पेरेंट्स आएंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, हु आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि वो उसके साथ रहेंगे कि डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ रहेंगे।
parents or state parents wholly dependent on the government employee whether they are residing with the government employee or not. ये मैंडेटरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेंगे, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहे हैं. क्लियर हो गया? पेरेंट्स और स्टेट पेरेंट्स wholly dependent on the government employee whether they are residing with the government employee or not, वो भी LTC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. नेक्स्ट, अनमैरिड माइनर ब्रदर. माइनर ब्रदर क्या है? अप टू 18. माइनर मीन्स अप टू 18. ठीक है, तो अनमैरिड माइनर ब्रदर्स. ठीक है, और उसमें सिस्टर जो आएगा अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स और विडोड सिस्टर्स रिजाइडिंग विथ. एंड यहां पर देखिए अनमैरिड माइनर ब्रदर आ गया. नेक्स्ट जो सिस्टर आएगा, सपोज सिस्टर का डाइवोर्स हो गया, सिस्टर को अबैंडन कर दिया उसका हस्बैंड, कि सिस्टर सेपरेट हो गया हस्बैंड से, कि सिस्टर विडो हो गया, मगर वो यहां पर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ रहेगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा. ये दे दिया देखिए, एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोवाइडेड. यहां पर और एक कंडीशन है, देयर पेरेंट्स आर आइदर नॉट अलिव. ये कंडीशन होता है उनका, उसका पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, और आर देमसेल्व्स होली डिपेंडेंट. और यहां पर याद रखिए जो सिस्टर्स का जब बात, जो माइनर ब्रदर और सिस्टर का बात आता है, माइनर ब्रदर्स और जो सिस्टर्स आएगा, सिस्टर्स का जब बात आएगा, सपोज वो विडोड हो गया, कि अबैंडन हो गया, कि सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, कि विडोड सिस्टर्स, ओके, रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट. और वहां पर पेरेंट्स का बात आएगा तो आइदर पेरेंट्स क्या है, दे आर नॉट अलिव, और पेरेंट्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो इस केस में अनमैरिड माइनर ब्रदर आ गया और बेसिकली जो सिस्टर्स आ गया वो डाइवोर्स्ड है, अबैंडन्ड है, ठीक है, विडोड है, सेपरेटेड है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के माने रिजाइड विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होनली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है, सो वहां पर पेरेंट्स का बात आएगा, जो सिस्टर्स विडो हो गया, कि अबैंडन उसको कर दिया गया, कि उसका डाइवोर्स हो गया, उसका पेरेंट्स आइदर इट मींस दे आर नॉट अलिव, और पेरेंट्स भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है. एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ चीज है, अभी देखेंगे. यहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंसेशन टू ओनली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन. हम जानते थे कि 2 अनमैरिड चिल्ड्रन ना, 2 अनमैरिड चिल्ड्रन, 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, ओके, एलटीसी के लिए एलिजिबल है. और स्टेप चिल्ड्रन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट. इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो कंडीशन था. कहां पर? दोज एम्प्लॉइज हु ऑलरेडी हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन. ये जो रेस्ट्रिक्शंस आ गया, जैसे अभी रेस्ट्रिक्शन है कि 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, तो ये पहले रेस्ट्रिक्शन नहीं था. तो ये रेस्ट्रिक्शन कब आया? 20 अक्टूबर 1997 में आया, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका वाइफ, ठीक है, फैमिली मेंबर्स में उसका वाइफ आएगा, और 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन. मगर इसके पहले, बिफोर द प्रेसिडिंग टाइम ऑफ 20 अक्टूबर 1997 ये नहीं था. तो इसके पहले सपोज मोर देन 2 चिल्ड्रन थे तो वो एलिजिबल है. वही दे दिया, दोज एम्प्लॉइज हु ऑलरेडी हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन प्रायर टू द रेस्ट्रिक्शन. ये रेस्ट्रिक्शन कब आया? इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ये जो 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन का रेस्ट्रिक्शन कब आया? 20 अक्टूबर 1997 में आया. उसके पहले यदि एम्प्लॉइज का मोर देन 2 चिल्ड्रन थे, मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन थे, तो वो एंटाइटल है एलटीसी के लिए. नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन बॉर्न विद इन 1 ईयर. तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस आया, विद इन इसी के 1 ईयर के अंदर यदि चाइल्ड का बॉर्न होता है तो वो ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा. और नेक्स्ट है, यदि आपका जो सेकेंड चाइल्ड बर्थ है, वेयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन exceeds 2 as a result of second child birth resulting in multiple birth. जो मल्टीपल बार्थ हो गया, मल्टीपल बार्थ क्या है? एक बार 2 बच्चे, जो जुड़वा बच्चे आ गए, जुड़वा बच्चे आने से क्या है? मोर देन 2 हो गया. तो इस केस में सेकेंड बार्थ जो है वो 2 मल्टीपल बार्थ हो गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही दिया है, with the number of children exceeds 2 as a result of second child birth resulting in multiple births. सेकेंड चाइल्ड बर्थ,
जो सेकेंड चाइल्ड का बार्थ हुआ ना, सेकेंड जो चाइल्ड बार्थ हुआ उसमें ट्विन आ गए तो मोर देन 2 हो जाएगा, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। तो ये इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर और एक मजा बात है, ओनली वन वाइफ, नॉट मोर देन वन। मैं बार बार बताया, जहां पर मैं कुछ चीज को अंडरलाइन कर चुका हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। नॉट मोर देन वन वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स। सिंगल वाइफ को यहां पर लेंगे, ठीक है, नॉट मोर देन वन वाइफ। मगर यहां पर सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मोर देन वन वाइफ है और वो गवर्नमेंट का परमिशन लिया है और उसका मैरिज लीगल है, तो उस केस में मोर देन वन है वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर दे दिया, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज 2 लीगली वेडेड वाइफ्स, उसका 2 लीगली वेडेड है, मोर देन वन है, लीगली वेडेड है, ठीक है, एंड सेकेंड मैरिज इज विद द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द, जो सेकेंड मैरिज हुआ उसका गवर्नमेंट का परमिशन लिया, द सेकेंड वाइफ शैल आल्सो बी इंक्लूडेड, तो ये केस में होगा। मगर नॉर्मली सिंगल वाइफ। मगर मोर देन वन वाइफ कब होगा, जो सेकेंड मैरिज होगा वो लीगल मैरिज होगा, और वो सेकेंड मैरिज जो किया वो गवर्नमेंट परमिशन से किया, तो गवर्नमेंट परमिशन से किया मींस वो लीगल मैरिज हो गया, तो इस केस में मोर देन वन वाइफ कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर जो है, सपोज अभी जैसे होता है कि मैरिड डॉटर है, मैरिड डॉटर, सपोज मैरिड डॉटर विडोड हो गया, मैरिड डॉटर अबैंडन, मैरिड डॉटर सपोज डाइवोर्स, कि मैरिड डॉटर सेपरेटेड और रिजाइड विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस में उसके लिए एलिजिबल है। तो सिमिलरली सिस्टर्स, मैरिड सिस्टर डाइवोर्स्ड की अबैंडन्ड की सपोज सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड की विडोड, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है और रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनका बच्चे जो है ना, उनका जो चिल्ड्रन, उनके लिए एलटीसी के लिए एलिजिबल वो नहीं होंगे। ये दे दिया, चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स abandoned separated from their husbands or widowed sisters are not included in the term family, ठीक है, उनका बच्चे नहीं होंगे। तो जो विडोड सिस्टर है वो एलिजिबल होगा, क्योंकि वो पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा है और रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसका बच्चा जो है, उसका जो चाइल्ड है वो उनके लिए एलटीसी वो अवेल नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन दोनों आएगा, जैसे जो मैरिड डॉटर्स विडो हो गया कि मैरिड सिस्टर्स विडो हो गया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एंड रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इस केस में उनका जो चिल्ड्रन है उनके लिए एलटीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर जो डिपेंडेंसी है मैं बता देता हूं, डिपेंडेंसी क्या है। बेसिकली जो 7th पे कमीशन में बोला है, जैसे आपका इनकम मिनिमम 9,000 है, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ है, डियरनेस रिलीफ, तो मिनिमम जो है 9,000 है प्लस डियरनेस रिलीफ है। ये इस केस में क्या होगा, वो डिपेंडेंट कंडीशन में नहीं जाएगा, उससे इनकम कम होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर आप डिपेंड करेंगे, वही दे दिया। तो डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंसी विल बी लिंक टू मिनिमम फैमिली पेंशन। सपोज मिनिमम फैमिली पेंशन कितना है, 9,000 है, 9,000 प्लस उसके ऊपर मिनिमम ये है 9,000 है, प्लस उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ मिल रहा है। अभी जैसे डियरनेस रिलीफ 50% है, जो हमारे लिए डीए है, डियरनेस अलाउंस, जो जिनको पेंशन मिल रहा है उनके लिए क्या कहा जाएगा, डियरनेस रिलीफ। जो हमारा है वही है, हमारे लिए डीए 50% है, अभी उनके लिए डियरनेस रिलीफ 50% है। तो मगर मिनिमम पेंशन कितना होना चाहिए, 9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ, वो डिपेंडेंट में नहीं जाएंगे, समझ में आया। ये जो डिपेंडेंट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो ये जब जो सपोज फैमिली पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिनिमम 9,000 प्लस 9,000 के ऊपर डीआर, तो मिनिमम 9,000 प्लस उसके ऊपर डीआर मिल रहा है, मीन्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। और यहां पर जो है कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट, मगर यहां पर जो है डिपेंडेंसी नहीं आएगा, हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं। सपोज हस्बैंड जॉब में है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जो डिपेंडेंसी कंडीशन आया, वो डिपेंडेंसी कंडीशन यहां पर सपोज हस्बैंड जॉब में है, वाइफ के लिए डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं आएगा, कि वाइफ जॉब में है उसका हस्बैंड के लिए डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं आएगा, या इसको याद रखना है। कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द हस्बैंड एंड वाइफ,
as they serve as one unit for the purpose of LTC। याद रखना है, जो हस्बैंड जॉब में है डिपेंडेंसी कंडीशन वाइफ के लिए नहीं आएगा, यदि वाइफ जॉब में है हस्बैंड के लिए डिपेंडेंसी कंडीशन नहीं आएगा। डिपेंडेंसी कंडीशन क्या है? जो पेंशन है 9000, मिनिमम पेंशन 9000 और 9000 के ऊपर डियरनेस रिलीफ है, ठीक है ये। मगर वाइफ के लिए सपोज हस्बैंड जॉब में है वाइफ के लिए लागू नहीं होगा, और वाइफ जॉब में है हस्बैंड के लिए लागू नहीं होगा, वो वन यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फीमेल गवर्नमेंट व्हेन फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स टू हर होम टाउन, अभी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट होम टाउन को चला गया, एलटीसी लेकर चला गया, अभी होम टाउन गया, तो बेसिकली आप जानते हो आपको लीव लेना है। लीव में वीकेंड लीव नहीं, वीकेंड लीव जैसे जो संडे होता है कि और कोई गवर्नमेंट हॉलीडे, ये सब नहीं, ये नहीं, आपको लीव लेना है, चाहे सीएल लेना है, स्पेशल कैजुअल लीव लेना है, कि ईएल लेना है, कि चाइल्ड केयर लीव में आप हो, कि स्टडी लीव में हो, तो ये सब केस में आपको एलटीसी मिलेगा, चाहे कोई ना कोई लीव में आपको एलटीसी मिलेगा, वीकेंड में नहीं मिलेगा। वीकेंड जो लीव है संडे, इसमें आप बोलेगे मैं एलटीसी नहीं मिलेगा, आपको लीव लेना है, ठीक है। अभी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ने क्या किया, होम टाउन एलटीसी लिया, वो एलटीसी लेकर होम टाउन को गया और वहां पर उसका मैरिज हो गया, ठीक है। और मैरिज जब हो गया वो रिटर्न आएगा, जब उसका हस्बैंड रिटर्न आएगा, उसका हस्बैंड उसके साथ आएगा कि नहीं, तो उसका हस्बैंड को इसी केस में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट केस में, तो यहां पर उसका हस्बैंड को जो रिटर्न जर्नी के लिए, आरजे मीन्स रिटर्न जर्नी के लिए एलटीसी मिलेगा, उसको तो मिलेगा, क्योंकि होम टाउन एलटीसी, होम टाउन जाएंगे फिर रिटर्न आएंगे। जब होम टाउन गया आउटवर्ड जर्नी और वहां पे उसका मैरिज हुआ, ठीक है, मैरिज होने के बाद उसका रिटर्न जर्नी जो हुआ वो हस्बैंड के साथ आया, उसको तो मिलेगा फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को, और उसका हस्बैंड को भी रिटर्न जर्नी के लिए एलटीसी मिलेगा। वैसे ही आप मान लीजिए सपोज मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, सपोज अभी मेल गवर्नमेंट सर्वेंट एमजीएस, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी वो होम टाउन एलटीसी लिया, अभी उसका मैरिज हो गया, मैरिज ये होम टाउन एलटीसी जब लिया वो होम टाउन को गया, वो आउटवर्ड जर्नी था, अभी वो होम टाउन जाकर उसका मैरिज हो गया, जब मैरिज हो गया उसका वाइफ आएगा कि नहीं, जो उसका वाइफ आएगा तो रिटर्न जर्नी में उसका वाइफ को भी एलटीसी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट जो आप जानते हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसका सुपर एनुएशन होना है, तो जस्ट सुपर एनुएशन के पहले वो 300 ईएल उसके पास है, तो मैक्सिमम 300 ईएल वो ले सकता है जस्ट बिफोर सुपर एनुएशन, तो उसको बोलते हैं लीव प्रिपेरेटरी, एलपीआर बोलते हैं, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। मैक्सिमम कितना लीव, जस्ट सुपर एनुएशन के पहले उसका ईएल है, अर्न्ड लीव है, तो मैक्सिमम 300 ईएल वो ले सकता है, और उसको हम बोलेंगे लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। तो उस केस में वो एलटीसी लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सुपर एनुएशन पीरियड के अंदर उसका रिटर्न जर्नी खत्म होना है। आउटवर्ड जर्नी तो हो गया, ठीक है, आउटवर्ड जर्नी हो गया, मगर विद इन सुपर एनुएशन पीरियड उसका रिटर्न जर्नी होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ध्यान देना है। तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट आप क्लियर हो गए। बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्चुअली सुपर एनुएशन उनका होने वाला है, they are going to retirement, and before that actually they can entitle for 300 maximum 300 EL they can take as leave preparatory to retirement. Within this period actually they are entitled for LTC, but their return journey should be completed within superannuation period, ठीक है। तो यही बता दिया, ये क्लियर है, रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। तो इसमें याद रखना है कि एलपीआर में वो लेंगे, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में लेंगे, इसको याद रखना है, ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट प्रोवाइडेड, मगर उनका जो एलपीआर सपोज आप अभी 200 डेज ईएल ले लिए जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो उसी के अंदर आप एलटीसी ले लिए, तो ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये 200 ईएल खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर ही आपका रिटर्न जर्नी खत्म होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फास्ट में गलत बता दिया, ये है। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल बताता हूं, ये इसी केस का, आप अभी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट 100 ईएल आप एलपीआर ले लिए, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट ले लिए,
इसी 100 EL जो लिए ना, इसी के अंदर आप LTC ले लिए, तो इसी के अंदर आपका रिटर्न जर्नी खत्म होना है। आउटवर्ड जर्नी तो हो गया, इसी के अंदर ये 100 EL के अंदर आपका रिटर्न जर्नी खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वन। इन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज लेफ्ट हिज और हर स्पाउस एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन एट प्लेस अदर देन हिज और हर हेडक्वार्टर्स, तो वो तो LTC मिलता है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि आपका फैमिली मेंबर्स की, आपका जो अनमैरिड चिल्ड्रन, इट मीन्स वो आपके साथ रहेंगे, वो डिफरेंट जगह में रह सकते हैं और आप डिफरेंट ग्रुप्स में आप LTC ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका सपोज अभी आपका स्पाउस है, सपोज मेल गवर्नमेंट सर्वेंट में लिया, उसका वाइफ अभी सपोज नॉट रिजाइडिंग विद द मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका वाइफ अभी उसके साथ नहीं रह रहा है, उसका जो अनमैरिड चिल्ड्रन वो भी नहीं रहते हैं, सपोज वो LTC लेते हैं। ठीक है, तो उनको रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा? तो रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मींस ये केस क्या है ना, व्हेन द फैमिली मेंबर्स दे आर रिजाइडिंग इन अदर प्लेसेस, दे आर नॉट रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर रिजाइडिंग इन अदर प्लेसेस, तो वो LTC लेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में LTC लेंगे। तो रीइंबर्समेंट कैसे होगा, यही है। तो रीइंबर्समेंट कैसे होगा? तो उनका एक एक्चुअल जर्नी हो गया, ठीक है, एक्चुअल उनका जर्नी हो जाएगा, इसको देखिए। और इसमें आप देखिए सभी समय लेना है कि हेडक्वार्टर, जो हेडक्वार्टर मींस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो प्लेस है, तो आप और एक लेंगे हेडक्वार्टर टू, ठीक है, बेसिकली वहां पर ये जो है, ये तो एक्चुअल जर्नी हो गया, और आपको देखना है वो प्लेस टू हेडक्वार्टर, वो। और एक बार बता देता हूं, रीइंबर्समेंट जो होगा, देखिए अभी इसको मैं समझा देता हूं। फैमिली मेंबर्स अदर प्लेस में है, अदर प्लेस में है, अदर प्लेस में होकर वो LTC ले लिए, ठीक है, उनको उनका रीइंबर्समेंट कैसे होगा? रीइंबर्समेंट फर्स्ट वन एक्चुअल जर्नी हो गया, ठीक है, एक्चुअल जर्नी हो गया, और आपको लेना है जैसे अदर प्लेस टू हेडक्वार्टर, अदर प्लेस टू हेडक्वार्टर, तो कि सपोज हम देखेंगे हेडक्वार्टर टू दैट प्लेस, सपोज फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सपोज हेडक्वार्टर है, सपोज हेडक्वार्टर है कोलकाता, हेडक्वार्टर कोलकाता है, मगर अभी फैमिली मेंबर्स जो है सपोज वो अभी मुंबई में है, फैमिली मेंबर्स अभी मुंबई है, तो हेडक्वार्टर कोलकाता है, फैमिली मेंबर्स अभी मुंबई में है। सपोज ये अभी ऑल इंडिया LTC ले लिए, बैंगलोर चले गए, ऑल इंडिया LTC में कहाँ चले गए? बैंगलोर चले गए, ऑल इंडिया LTC लेके फैमिली मेंबर्स ऑल इंडिया LTC लेके बैंगलोर चले गए। तो यहां पर कैसे कैलकुलेशन होगा? तो एक तो एक्चुअल जर्नी हो गया मुंबई टू बैंगलोर, तो एक एक्चुअल जर्नी, ठीक है, एक एक्चुअल जर्नी हम देखेंगे, और इसमें कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। जो हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोलकाता में है, फैमिली मेंबर्स कहां पर है? मुंबई में, और वो अभी ऑल इंडिया LTC ले लिए, ऑल इंडिया LTC मुंबई से वो कहां पर चले गए? बैंगलोर चले गए। तो इसमें उनको रिइंबर्समेंट कैसे मिलेगा? एक्चुअल जर्नी हो गया मुंबई टू बैंगलोर, ठीक है। और आप देखेंगे सभी समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर टू बैंगलोर, यहां पर हम देखेंगे हेडक्वार्टर टू विजिटिंग प्लेस, हेडक्वार्टर टू बैंगलोर, ये दोनों में लेस जो होगा ये दोनों में जो लेस होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स अदर जगह में रह सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम टू रिजाइड विद द बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिजाइड इन हेडक्वार्टर। तो यहां पर जो एग्जांपल कैसे रिइंबर्समेंट मिलेगा, जैसे अभी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर जो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उसका फैमिली मेंबर कहां पर है? मुंबई में। अभी वो जो फैमिली मेंबर्स है वो ऑल इंडिया LTC लेके बैंगलोर चले गए,
तो उस केस में कैसे रिइंबर्समेंट होगा? एक्चुअल जर्नी में मुंबई टू बैंगलोर, समझ रहे हो? इसके हिसाब से हम लेंगे एक्चुअल जर्नी मुंबई टू बैंगलोर, और हम देखेंगे हेडक्वार्टर टू बैंगलोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर टू बैंगलोर, हेडक्वार्टर क्या है? कोलकाता टू बैंगलोर देखेंगे। तो उसमें जो लेस होगा, जिसमें लेस एक्सपेंस होगा, वही लेस एक्सपेंस, इसी में लेस एक्सपेंस को हम रिइंबर्स करेंगे, ऑफिस रिइंबर्स करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर टू प्लेस ऑफ विजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रहेगा ऑप्शन हेडक्वार्टर टू, हेडक्वार्टर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू प्लेस ऑफ विजिट, और एक एक्चुअल। इसमें जो भी लेस होगा, जो लेस एक्सपेंस होगा, इसी में जो लेस एक्सपेंस होगा उसी के हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा। तो यही दे दिया। बट द रिइंबर्समेंट, ये दे दिया, द रिइंबर्समेंट शुड इन नो केस एक्सीड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फैमिली। जैसे अभी एक्चुअल डिस्टेंस कहा था, एक्चुअल डिस्टेंस मींस जो मेरा एग्जांपल में एक्चुअल डिस्टेंस था मुंबई टू बैंगलोर था, मुंबई टू बैंगलोर ये एक्चुअल था। ओके, और डिस्टेंस कहां पर देखेंगे? जैसे हम हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता था, कोलकाता टू विजिटिंग प्लेस क्या था? बैंगलोर था। और ये एक्चुअल है मुंबई टू बैंगलोर, और ये हेडक्वार्टर है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे एग्जांपल में टू विजिटिंग प्लेस बैंगलोर। ठीक है, वही दे दिया। तो रिइंबर्समेंट शुड इन नो केस एक्सीड द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फैमिली और द डिस्टेंस बिटवीन द हेडक्वार्टर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द प्लेस विजिटेड और होम टाउन, विच इसी दोनों में जो लेस होगा, इस दोनों में जो लेस होगा वही दिया जाएगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और इसमें तो फुल रिइंबर्समेंट, इसमें तो कोई क्लियर नहीं, सभी समय हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी हम हेडक्वार्टर में है, और हेडक्वार्टर टू सपोज आप होम टाउन जाइए, और कि आप ऑल इंडिया एलटीसी लीजिए, ऑल इंडिया एलटीसी लीजिए, ऑल इंडिया एलटीसी, होम टाउन जाइए, होम टाउन तो आप डिक्लेयर कर चुके हो, होम टाउन जाइए कि ऑल इंडिया एलटीसी लीजिए, और रिटर्न आइए। उसमें आपको जो भी एक्सपेंस होगा, ट्रैवल एक्सपेंस होगा, वो फुल ओके गवर्नमेंट बियर करेगा, फुल रिइंबर्समेंट होगा। तो वही तो कैलकुलेट होता है। वैसे आपका फैमिली मेंबर्स आपके साथ है, यहां पर फैमिली मेंबर्स आपके साथ है हेडक्वार्टर में, तो आप हेडक्वार्टर टू होम टाउन गए कि आप ऑल इंडिया एलटीसी में हेडक्वार्टर टू एनी ऑल इंडिया एलटीसी कोई प्लेस को विजिट चले गए, तो आपका आउटवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी जो होगा वो रिइंबर्समेंट होगा। मगर जो आपका फैमिली मेंबर्स आउटसाइड में है, मैं आपको क्लैरिफाई किया अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। तो यहां पर जो होम टाउन आप होम टाउन डिक्लेयर करेंगे। ओके, आपका होम टाउन क्या है? आप जब भी गवर्नमेंट जॉब में आप ज्वाइन करते हो, आपका होम टाउन आप डिक्लेयर करते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। होम टाउन मींस द टाउन, विलेज और एनी अदर प्लेस डिक्लेयर्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड एक्सेप्टेड। उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर। आप जो होम टाउन डिक्लेयर किया उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा। और एक शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट, जब भी आप जाएंगे, माने ऐसे घूम घूम कर नहीं, शॉर्टेस्ट रूट होता है। तो देखिए ऑफिस वाला क्या करेंगे, हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, वो शॉर्टेस्ट रूट देख लेगा। कि जैसे आप कोई विजिट जा रहे हो, चाहे आप होम टाउन जा रहे हो, सपोज आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर टू होम टाउन जा रहे हो कि यानी ऑल इंडिया एलटीसी ले रहे हो आप, तो इसमें शॉर्टेस्ट रूट आपको कवर करना है। उसमें आप सपोज घूम घूम कर जाएंगे और आप ज्यादा बिल जमा कर देंगे, नहीं होगा, क्योंकि गूगल में सर्च करके वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट रूट आपके हिसाब से ओके आपको टिकट बुक करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट आप सप्लीमेंट्री रूल 30 ये दिया है, देखिए शॉर्टेस्ट रूल सप्लीमेंट्री रूल 30 में दिया है। ठीक है, क्लियर? तो शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट को फॉलो करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सप्लीमेंट्री रूल 30 जो है शॉर्टेस्ट डायरेक्ट रूट को डिफाइन किया है। चलो नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ होम टाउन के ऊपर बता देता हूं। होम टाउन तो आप डिक्लेयर करोगे, तो होम टाउन डिक्लेयर करने के बाद उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर। मगर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, देखिए होम टाउन चेंज नहीं होता है नॉर्मली, मगर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपका होम टाउन एक बार चेंज होगा पूरा टोटल सर्विस कैरियर में। कितना बार चेंज होगा? शैल नॉट बी मेड मोर देन वंस, एक बार ही चेंज होगा, मोर देन वंस आपका होम टाउन चेंज नहीं होगा। फिर एक्सेप्शनल, देखिए अंडरलाइन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, तो ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पूरा टोटल सर्विस कैरियर में, एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आप एक बार आपका होम टाउन चेंज करोगे, तो उसको कौन अप्रूव करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है, उसको कौन अप्रूव करेगा? आपका डिपार्टमेंट का हेड। सपोज आप खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, सपोज यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जब आप खुद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, ओके, और आप खुद का होम टाउन चेंज करना चाहते हो, तो उसको कौन अप्रूव करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री करेगा। ऑथर के लिए कौन करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आपको यहां पर याद रखना है, होम टाउन ऐसे नॉर्मली चेंज नहीं होता है। एक बार आप होम टाउन डिक्लेयर कर दिया, उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर एक्सेप्ट किया, नॉर्मली चेंज नहीं होता है। मगर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन एंटायर सर्विस कैरियर ओनली वंस कैन बी चेंज्ड एंड इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड if the head of the department himself or herself want to change the hometown, then it must be approved by the administrative ministry। वही चीज में लिख दिया यहां पर। क्लियर हो गया? ये रूल 5 में है। जो रूल 4 था डेफिनेशन था, रूल 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ होम टाउन के ऊपर बताया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, यहां पर जो होम टाउन जैसे आप डिक्लेयर करोगे, यहां पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं ये पार्ट को। जैसे आप होम टाउन डिक्लेयर किया, तो ऐसा नहीं है कि जो होम टाउन आप डिक्लेयर किया इट मींस आपका वहां पर परमानेंट होम है, चाहे आपका परमानेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर देख लीजिए, मैं क्लैरिफाई करता हूं। एक केस में यहां पर चाहे आपका प्रॉपर्टी है, परमानेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कोई रिलेटिव्स है, समझ रहे हो, चाहे कोई सपोज रिलेटिव्स है, कोई परचेजिंग लैंड, कोई आप लैंड आप परचेज किया है, तो ऐसा, चाहे आपका परमानेंट प्रॉपर्टी है, कि आपका कोई वहां पर रिलेटिव्स है, कि आप परचेज लैंड, तो इस केस में वही है, आप जो होम टाउन डिक्लेयर कर रहे हो, इसी केस में आपको वो होम टाउन आपको माना जाएगा। ठीक है, ये सब कंडीशंस होता है कि जो आप होम टाउन चूज किया है, क्यों उसको चूज किया, क्योंकि आपका वहां पर घर है, आपका परमानेंट प्रॉपर्टी, आपका लैंड प्रॉपर्टी है, आपका जो पेरेंटल हाउस है, कि आपका नियर रिलेटिव्स रहते हैं, आप ये भी शो कर सकते हो कि आप वहां पर एक लैंड परचेज किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली लागू होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान दो। नेक्स्ट वन, रूल 6 आ गया, डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ प्लेस ऑफ विजिट अंडर लीव ट्रैवल कंसेशन टू एनी प्लेस इन इंडिया। आप जानते हो जो 4 ईयर ब्लॉक पीरियड है, अभी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा 2024-25, और ग्रेस पीरियड रहेगा 2026। आप इस पीरियड में नहीं लोगे ऑल इंडिया एलटीसी, तो ये ग्रेस पीरियड आपको 2026 रहेगा। तो उसमें हम जो प्लेस को हम घूमने के लिए जाएंगे, तो पहले हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। When the concession to visit any place in India is proposed to be availed by a government servant or any member of the family of such government servant, the intended place of visit, कि the जो planned place of visit shall be declared by the government servant in advance to controlling officer। चाहे आप आपका इंटेंडेड जो प्लेस ऑफ विजिट है, कि आपका फैमिली मेंबर्स का जो इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट है, आप विजिट के पहले आप कंट्रोलिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है कि ऑल इंडिया एलटीसी में मैं इस जगह को घूमने के लिए जा रहा हूं। पहले इन एडवांस एक्चुअली यू मस्ट इन्फॉर्म टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, द कंसर्न एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स। ठीक है, क्लियर? कोई सर्कमस्टांस में ऐसे यहां पर दे दिया, द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में बी चेंज्ड। सपोज आप डिक्लेयर कर दिया था, मगर अभी आप चेंज कर रहे हो, तो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट में बी चेंज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। जर्नी के पहले, आपका जर्नी कमेंस नहीं हुआ है, उसके पहले आपका प्लेस चेंज हो गया। पहले आप डिक्लेयर किए थे मैं इसी प्लेस को ऑल इंडिया एलटी से ले रहा हूं, मगर सडनली आपका जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया, तो आप इन्फॉर्म कर दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। सपोज इन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप इन्फॉर्म नहीं कर पाया, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस where it is established that the request for change could not be made before the commencement of the journey। ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ गया कि आप सडनली आपका जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट था वो चेंज हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस यू कुड नॉट इन्फॉर्म टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बेसिकली बिफोर कमेंसिंग द जर्नी। जर्नी के पहले आप बता नहीं पाए,
ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ गया, तो इस केस में रिलैक्सेशन के लिए किसके पास जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये उसको रिलैक्सेशन देंगे। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है, यदि कोई भी ऑल इंडिया एलटीसी में आप कोई प्लेस विजिट करना चाहते हो तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी यू मस्ट इन्फॉर्म टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मगर कुछ ऐसा ऐसा है, सपोज आपका डिक्लेयर्ड प्लेस चेंज हो गया, ठीक है, मगर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एक्चुअली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी यू कुड नॉट इन्फॉर्म टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऐसा कुछ सर्कमस्टांस आ गया कि जर्नी कमेंस होने से पहले आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, मगर कुछ सर्कमस्टांसेस है जिस सर्कमस्टांसेस के वजह से बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई और फैमिली मेंबर्स दे कुड नॉट इन्फॉर्म टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इस केस के लिए रिलैक्सेशन के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है रिलैक्सेशन के लिए जाएगा। ठीक है, चलो रूल 7 को चलेंगे। ऐसा कुछ कंडीशंस देखेंगे रूल 7 में। एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन, किसको किसको एलटीसी एडमिसिबल है देखेंगे। यहां पर दे दिया द लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल टू पर्सन्स ऑफ द कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में बता चुका हूं किसको अप्लीकेबल है। हम बताए थे ये एलटीसी रूल 1(3) में हम बताए थे कि हु आर एप्लीकेबल फॉर एलटीसी। तो इस केस में मैं बताया था कि फर्स्ट ईयर सर्विस उनको 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर जब कोई न्यू एंट्रेंट ज्वाइन करता है, ओके, जिस डेट में ज्वाइन करेगा उसी डेट से हम काउंट करेंगे। फर्स्ट ईयर उनको एलटीसी को नहीं ले सकते, जब 1 ईयर खत्म हो जाएगा वो एलटीसी के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और ठीक है, और मैं बताया था ये प्रोविजंस किसके लिए था, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है कि एनी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर डेपुटेशन में काम करेगा, कि ऐसे रिटायरमेंट हो गया, ब्रेक हो गया, फिर रीएम्प्लॉयमेंट हुआ, और कोई गवर्नमेंट जॉब में न्यू गया, तो उनके लिए क्या है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है। 1 ईयर फर्स्ट ईयर जो है उनका जो इनिशियल ईयर है उनको एलटीसी नहीं मिलेगा। इनिशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली वो एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही चीज दे दिया। और यहां पर दे दिया जैसे मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीसी कोई ना कोई लीव आपको लेना है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये है सीएल लो, कैजुअल लीव लो, कि ईएल लो, की स्पेशल कैजुअल लीव, कि चाइल्ड केयर लीव, की स्टडी लीव। चाइल्ड केयर लीव स्टडी लीव के लिए भी मिलेगा। तो ये कोई ना कोई लीव लो। जैसे वीकेंड जो हॉलीडे आता है, वीकेंड हॉलीडे में आप नहीं ले सकते, जैसे संडे है आप नहीं ले सकते, आपको कोई ना कोई लीव लेना पड़ेगा एलटीसी लेने के लिए। ठीक है, ये दे दिया द लीव ट्रैवल कंसेशन शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव में अभी बताया। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अभी कुछ नोट को चलेंगे। अच्छा, वैकेशन डिपार्टमेंट, जो वैकेशन डिपार्टमेंट है बेसिकली कुछ आप स्कूल्स देख लीजिए, चाहे केवी है, केंद्रीय विद्यालय है, कि आप नवोदय विद्यालय समिति है, कि ये सब जो सेंट्रल स्कूल्स है उनका वैकेशन होता है, तो वैकेशन पीरियड को लीव माना जाएगा। आप कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर अब हमारा जो वैकेशन पीरियड है, जैसे नवोदय में 3 मंथ्स वैकेशन होता है, क्या वो 3 मंथ्स वैकेशन में हम एलटीसी ले सकते हैं? आप एलटीसी ले सकते हैं, क्योंकि वैकेशन डिपार्टमेंट में ये जो वैकेशन पीरियड को लीव माना जाएगा। तो हम जानते हैं कोई ना कोई हमको लीव लेना पड़ेगा एलटीसी लेने के लिए, तो आपका वैकेशन पीरियड को लीव माना जाएगा। तो वही है, तो यहां पर दे दिया वैकेशन विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव फॉर द पर्पज ऑफ दिस कंसेशन। तो जो वैकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है उनका जो वैकेशन पीरियड होगा उसको लीव माना जाएगा और उसमें आप एलटीसी ले सकते हो। नेक्स्ट वन, जो रेलवे एकोमोडेशन जो मिलेगा, आप जो एंटाइटल हो, आप जो भी एंटाइटल हो, तो उसी के हिसाब से आप रेलवे एकोमोडेशन, आप रेलवे टिकट बुक करोगे और उसके हिसाब से आपको एंटाइटलमेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आप देखेंगे जिनका लेवल बेसिकली 9 है, लेवल 9 एलटीसी केस में लेवल 9 एंड अबोव, उनको वो प्लेन के लिए एलिजिबल है। अदर्स जो है बिलो है उनको सेकेंड एसी, बिलो लेवल 9, उसको थोड़ा देख लीजिए, बिलो लेवल 9 जो है उनको एलिजिबल है सेकेंड एसी। ठीक है,
तो इसको थोड़ा देख लीजिए आप, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेवल 9 एंड अबव जो है उनको एलटीसी जो लेंगे वो इट मीन्स एआर में एलिजिबल है, ठीक है, एंटाइटल के हिसाब से मिलेगा। और यहां पर और एक चीज बता दिया कि यदि आपको कोई असिस्टेंस, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इन्फॉर्म द कंट्रोलिंग ऑफिसर बिफोर जर्नीज फॉर विच असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम विल बी क्लेम्ड आर अंडरटेकन। आपको कोई सपोज असिस्टेंस मिल रहा है एलटीसी स्कीम में, आपको कुछ सहायता मिल रहा है, तो आपको बिफोर कमेंसमेंट ऑफ जर्नी आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। नहीं तो फिर आपको रिइंबर्समेंट के टाइम में आप बताओगे कि ये स्कीम में एक्चुअली ये फैसिलिटी मेरे लिए था और उसके लिए मुझे रिइंबर्समेंट चाहिए, ये नहीं है। तो बिफोर एनी, सपोज आपको कुछ असिस्टेंस मिला, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। ओके, यहां पर सर्विस रिकॉर्ड जो अथॉरिटी मेंटेन करता है, तो द अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड, ये इंश्योर करेगा कि आप कोई लीव लिया है और उसी लीव पीरियड में आप एलटीसी लिया है, ठीक है, और क्लियरली, क्योंकि कोई ना कोई लीव में तो आप एलटीसी लोगे ना, चाहे सीएल है कि ईएल है कि एससीएल है कि चाइल्ड केयर लीव है कि स्टडी लीव है, जो भी है, आप कोई ना कोई लीव पीरियड में आप एलटीसी लोगे। तो ये जो अथॉरिटी आपका सर्विस बुक को मेंटेन करता है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप इतना लीव लिया और उसी लीव पीरियड में आप एलटीसी लिया है, और वो सर्विस बुक में मेंशन होगा कि इस तरीके का लीव किसी इतना सीएल, मैक्सिमम सीएल तो एक टाइम में 5 होता है ना, कि ईएल लिया इतना डेज का ईएल और उसमें वो एलटीसी लिया, ठीक है, ये मेंशन होना जरूरी है। और यहां पर दे दिया कोई वीकेंड हॉलीडेज में आपको एलटीसी नहीं मिलेगा, वीकेंड हॉलीडेज में नहीं मिलेगा। जैसे आपका संडे है, आप बोलोगे मैं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो कोई पब्लिक हॉलीडे है तो आप बोलोगे मैं एलटीसी ले जाऊंगा, नहीं, आपको कोई ना कोई लीव लेना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव के टाइम में भी एलटीसी ले सकते हो, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव में एलटीसी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड का बात आएगा। एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी may be carry forward in case of a government servant who joins another post after having submitted technical resignation. सपोज आप अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जा रहे हो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई अदर पोस्ट को जा रहे हो, तो वहां पर आपका जो एलटीसी जो पीरियड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो एज यूजुअल कंटिन्यू चलेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 22-23 में होम टाउन लिए थे, आप अभी चले गए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू डिपार्टमेंट को चले गए, ठीक है, न्यू पोस्ट में चले गए, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वहां पर आप ऑल इंडिया एलटीसी 2024-25 के लिए लेंगे, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहां पर जो क्लियर हो गया, यहां पर और एक मैं बता रहा हूं जो न्यू एंट्रेंट के लिए। तो न्यू एंट्रेंट के लिए क्या होता है, ये जो न्यू एंट्रेंट के लिए जब आप ज्वाइन करेंगे, न्यू एंट्रेंट के लिए क्या है, फर्स्ट ईयर तो आपको एलटीसी नहीं मिलेगा। जिस डेट में आप ज्वाइन, सपोज आज क्या है डेट, मैं बता देता हूं, सपोज आज है May 3, 2024, आप आज ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट ईयर May 3, 2025 में आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, एलटीसी के लिए एलिजिबल हो, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसी डेट में आप ज्वाइन किया था, May 3, 3rd May 2024, कब आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 3rd May 2025 में एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यू एंट्रेंट के लिए क्या है, थोड़ा मैं बता देता हूं। जो न्यू एंट्रेंट है उसके ऊपर आगे में आएगा, जब पार्ट 2 में लाऊंगा ना, उसमें क्लियरली मेंशन करूंगा। और मेरा प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, एलटीसी का ये मेरा 3rd ये है, एलटीसी प्रीवियस केस में मैं एलटीसी पूरा डाला था, अभी ये जो मेमोरेंडम आया तब मैं चाह कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा चेंजेस उसमें होगा, मैं अगेन क्लैरिफाई कर देता हूं। न्यू एंट्रेंट के लिए जस्ट 1 ईयर कंप्लीट होगा, आप एलिजिबल हो। तो यहां पर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये होम टाउन, ये सब होम टाउन एलटीसी है आपका फैमिली के साथ, मगर फोर्थ है ऑल इंडिया, फोर्थ है ऑल इंडिया। सिमिलरली 5th, 6th, 7th अगेन होम टाउन विथ योर फैमिली मेंबर्स, होम टाउन एलटीसी लेंगे फैमिली मेंबर्स के साथ, मगर 8th टाइम ऑल इंडिया। ये न्यू एंट्रेंट के लिए फर्स्ट 8 इयर्स।
तो फर्स्ट 8 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कैसे? अभी जो ब्लॉक जैसे अभी 20 to 25, तो 20 to 23 एक ब्लॉक हो गया, तो फर्स्ट ब्लॉक होम टाउन, देन 24-25 जो 2024-25 जो ब्लॉक होगा वो ऑल इंडिया। मगर न्यू एंट्रेंट के लिए ये प्रोसेस है, फर्स्ट ईयर आपको कंप्लीट करना है और जस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो आप ऐसे ही कैलकुलेट होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका होम टाउन रहेगा, फोर्थ बार ऑल इंडिया रहेगा, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ आपका होम टाउन रहेगा, एट्थ ऑल इंडिया रहेगा विथ योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। अच्छा, और एक बात है, कैरी फॉरवर्ड का बात आता था। सपोज न्यू एंट्रांट है, एक न्यू एंट्रांट का अदर केस में तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया और सेंट्रल अदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चला गया, तब वो एलटीसी कैरी फॉरवर्ड होगा। मगर न्यू एंट्रांट के लिए फर्स्ट 8 इयर्स में अभी समझाया, सपोज न्यू एंट्रांट जस्ट 4 इयर्स आप काम किया है, आप चला गया अदर डिपार्टमेंट को, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर पोस्ट को चला गया, अदर डिपार्टमेंट को अदर पोस्ट को चला गया। तो यहां पर क्या होगा, जब अदर डिपार्टमेंट को आप चले गए, इसमें ऑलरेडी 4 इयर्स आप काम कर चुके हो जो न्यू एंट्रेंट, तो न्यू एंट्रेंट के लिए फर्स्ट 8 इयर्स डिफरेंट है एलटीसी। तो न्यू एंट्रेंट के लिए 4 इयर्स एक डिपार्टमेंट में वो खत्म कर चुका है और बी बोर्ड टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अदर डिपार्टमेंट को चला गया, तो अदर डिपार्टमेंट पर न्यू एंट्रेंट के हिसाब से कितना ईयर काम करेगा? 4 इयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज यहां पर 5 इयर्स काम किया, न्यू एंट्रेंट 5 इयर्स काम किया और टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर वो अदर डिपार्टमेंट को चला गया, तो वहां पर न्यू एंट्रेंट के हिसाब से कितना ईयर काम करेगा? तो 3 जो एलटीसी अवेल करेगा 3 इयर्स। समझ में आया कि नहीं? और एक बार बताता हूं, जो न्यू एंट्रेंट है, थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं और एक बार। न्यू एंट्रेंट सपोज ओल्ड डिपार्टमेंट, ये ओडीपीटी लिख दिया, ओल्ड डिपार्टमेंट में वो ऑलरेडी 5 इयर्स काम किया, टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, न्यू डिपार्टमेंट को चला गया, तो यहां पर वो न्यू एंट्रेंट के हिसाब से कितना ईयर एलटीसी वो अवेल करेगा? 3 इयर्स। क्लियर आ गया? यहां पर ऑलरेडी, क्योंकि न्यू एंट्रेंट के लिए फर्स्ट 8 इयर्स कैसे कैलकुलेट होते बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड होम टाउन, फोर्थ ऑल इंडिया, एट्थ ऑल इंडिया, तो यहां पर ऑलरेडी 5 इयर्स वो काम कर चुका है और अभी टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अभी न्यू डिपार्टमेंट को आप चले गए, तो न्यू डिपार्टमेंट में एलटीसी अवेल करने के लिए आपका जो न्यू एंट्रेंट के हिसाब से आपको कितना ईयर्स रहेगा? 3 इयर्स रहेगा। आप ये नहीं मानेंगे कि यहां से न्यू डिपार्टमेंट के में फिर आपका शुरुआत इट मीन्स 8 इयर्स तक आपको मिलेगा। तो यहां पर ऑलरेडी न्यू एंट्रेंट के हिसाब से ओल्ड डिपार्टमेंट में 5 इयर्स काम किया है, तो न्यू एंट्रेंट के हिसाब से न्यू डिपार्टमेंट में आप 3 इयर्स करोगे। तो यहां पर जैसे ओल्ड डिपार्टमेंट में 6 इयर्स किया है, तो न्यू डिपार्टमेंट में न्यू एंट्रेंट के हिसाब से आपको 2 इयर्स के लिए क्या मिलेगा? एलटीसी मिलेगा। ठीक है, और वही उसको मैं क्लैरिफाई कर दिया। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस, देखिए न्यू एंट्रेंट के लिए, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइंस अनदर डिपार्टमेंट आफ्टर सर्विंग इन गवर्नमेंट फॉर 4 इयर्स, ऑलरेडी आपका ओल्ड डिपार्टमेंट में 4 इयर्स आप काम कर दिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर अभी न्यू डिपार्टमेंट को जाओगे, तो न्यू डिपार्टमेंट में आज फ्रेश रिक्रूट आप कितना इयर्स काम करोगे? 4 इयर्स। ठीक है, तो ये जो फ्रेश रिक्रूट रहेगा कैसे? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट से लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट who declares subject to the satisfaction of the controlling officer that his hometown is outside India। सपोज एक गवर्नमेंट सर्वेंट, उसका होम टाउन जो है आउटसाइड इंडिया में है, ओके, तो वो कैसे फिर होम टाउन एलटीसी लेगा? होम टाउन आउटसाइड इंडिया में है, तो देखिए ये आउटवर्ड जर्नी है, तो फर्स्ट वन आउटवर्ड जर्नी में वो हेडक्वार्टर टू जाएगा नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट टुवर्ड्स होम टाउन इन अब्रोड। उसका जो हमारा इंडिया के अंदर जो नियरेस्ट पोर्ट होगा, कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा टुवर्ड्स होम टाउन इन अब्रोड, ठीक है, ये आउटवर्ड जर्नी होगा। वैसे जब वो रिटर्न आएगा, रिटर्न जर्नी में वही आ जाएगा, हमारा टेरिटोरी में एंट्री करेगा, ठीक है, और नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट टुवर्ड्स हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर, तो इससे कैलकुलेट होता है। और ये इन इंडिया,
सपोज उसका होम टाउन आउटसाइड इंडिया में है, सपोज फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर टू, सपोज फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अभी वो सपोज फॉर एग्जांपल वो कोई बाहर जाएगा और नियरेस्ट चाहे रेलवे स्टेशन है कि आप जो बॉर्डर है, आप बॉर्डर तक जाएगा ना, बॉर्डर तक जो सपोज एयरपोर्ट में चला गया मुंबई, और वहां से वो ट्रेन में चला गया, और जो नियरेस्ट है इनसाइड इंडिया, जो नियरेस्ट बॉर्डर तक वो जाएगा उसको लेंगे, फिर वो आ जाएगा नियरेस्ट बॉर्डर तक जो हमारा इंडिया के अंदर एंट्री करेगा, और जो नियरेस्ट पोर्ट की रेलवे स्टेशन जो एयरपोर्ट है वहां से हेडक्वार्टर। तो ऐसे कैलकुलेट होता है यदि गवर्नमेंट सर्वेंट उसका होम टाउन आउटसाइड इंडिया में होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सपोज ओनली आउटवर्ड जर्नी, आप रिटर्न नहीं आए, तो ओनली आउटवर्ड जर्नी के लिए आप एलटीसी ले सकते हो, ओनली रिटर्न जर्नी के लिए भी ले सकते हो। मैं बताया था ओनली रिटर्न जर्नी जैसे एक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो होम टाउन एलटीसी लिया और होम टाउन गया, उसका मैरिज हो गया, होम टाउन एलटीसी लिया, उसका मैरिज हो गया, तो मैरिज होने के बाद जब रिटर्न आएगा उसका हस्बैंड के साथ आएगा, सब हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड का ओनली रिटर्न जर्नी हुआ, ठीक है। कि कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट वो होम टाउन एलटीसी लेकर गया, मैरिज हो गया, तो आउटवर्ड जर्नी हो गया, होम टाउन गया, यहां पर वो आउटवर्ड जर्नी, होम टाउन जब गया आउटवर्ड जर्नी हो गया, वो अभी रिटर्न आएगा उसका वाइफ के साथ, तो उसका वाइफ के लिए ओनली रिटर्न जर्नी हुआ। ठीक है, और यहां पर कुछ कंडीशन को चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीसी कॉम्बिनेशन विथ ट्रांसफर। कि हमारा एक सवाल आता है, क्वेश्चन बार बार आता है कि एलटीसी ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा कि नहीं। तो ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा, बट सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ट्रांसफर के साथ एलटीसी कंबाइन करना चाहते हो, फर्स्ट ऑप्शन है एलटीसी इन कॉम्बिनेशन विथ ट्रांसफर जर्नी, यहां पर दे दिया, देखिए ऑन ऑफिसर गोइंग टू होम टाउन ऑन रेगुलर लीव, आप होम टाउन चले गए रेगुलर लीव लेके, क्योंकि लीव पीरियड में आप एलटीसी ले सकते हो, आप रेगुलर लीव लेके होम टाउन चले गए और वहां से आप आपका न्यू स्टेशन में चले गए, तो इस कंडीशन में इट मींस एलटीसी ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा। देखिए आप हेडक्वार्टर टू होम टाउन आप लीव में गए, और वहां पे, और एक बार यहां पर क्लैरिफाई कर देता हूं, देखिए यहां पर हेडक्वार्टर टू होम टाउन आप लीव में चले गए, और देन होम टाउन टू आप न्यू हेडक्वार्टर चले गए, ट्रांसफर आपका हुआ है ना, न्यू हेडक्वार्टर चले गए। तो इसी केस में जैसे हेडक्वार्टर टू होम टाउन आप लीव में गए, और देन वही होम टाउन से आप न्यू हेडक्वार्टर चले गए, आपका जो ट्रांसफर हुआ जिस प्लेस को, न्यू हेडक्वार्टर मींस क्या है, जो न्यू प्लेस को आपको ट्रांसफर हुआ, तो इस केस में कंबाइन होगा, ट्रांसफर के साथ एलटीसी कंबाइन होगा, उसका कैलकुलेशन देखिए। और एक मजा बात है, आप देखेंगे SR 124 ये बोला है कि आप जो लीव लिया है ना, इट मस्ट बी बिलो 6 मंथ्स, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, इसको याद रखना है। आप जो यहां पर लीव लिया, हेडक्वार्टर टू होम टाउन चले गए, ये जो लीव लिया इट नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, ये जो लीव नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, और जो ट्रांसफर बेनिफिट मिलता है ना, सभी समय ओल्ड टू न्यू ट्रांसफर, जो टीटीए मिलेगा सभी समय याद रखिए, टीटीए मिलेगा ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, जो भी है आपको ट्रांसफर बेनिफिट, चाहे आपका ट्रैवलिंग हो, नेक्स्ट आपको मिलता है पर्सनल इफेक्ट के लिए, आपका सामान फामान जो गया, कन्वेयंस, आपका कोई गाड़ी फड़ी है, ठीक है, ये सब मिलता है। तो ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर, तो वही बोल रहा है कि जो SR 124
ये क्लियरली बोल रहा है कि जो आप छुट्टी लिया, सपोज आप हेडक्वार्टर से अभी होम टाउन चले गए लीव लेकर, ये लीव नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। ओके, नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, तब आप घूम कर गए होम टाउन टू न्यू हेडक्वार्टर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मगर यहां पर आपको टीटीए मिलेगा ओल्ड टू न्यू, जो अभी मैं बताया टीटीए मिलेगा ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, आपको टीटीए मिलेगा। मगर आप जो लीव लिया है, जैसे आपका ओल्ड हेडक्वार्टर से आप होम टाउन चले गए लीव लेके, और वहां से होम टाउन से आप डायरेक्टली जाएंगे न्यू हेडक्वार्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका जो लीव पीरियड रहेगा वो नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा, तब आपको टीटीए तो मिलता है, हम जानते हैं ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर। मगर यहां पर इसी केस में आप लीव लेके होम टाउन चले गए और होम टाउन से आप न्यू हेडक्वार्टर गए, तो इस तरीके का केस में क्या एलटीसी ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा? कंबाइन होगा, एलटीसी ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन होता है, अभी आपका ट्रांसफर हुआ ना, आप हेडक्वार्टर टू होम टाउन चले गए लीव लेके, और वहां पे हेडक्वार्टर आपका होम टाउन से आप गए न्यू हेडक्वार्टर, न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग को चले गए। ठीक है, तो इस केस में कैसे एलटीसी कंबाइन होगा ट्रांसफर के साथ, वो अभी इसका कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एलटीसी। देखिए, आप क्या कीजिए, इसमें आपको एज यूजुअल टीटीए मिलेगा। टीटीए कैसे मिलेगा ना, ओल्ड हेडक्वार्टर, ये तो मिल जाएगा आपको नॉर्मली, प्लस ओल्ड हेडक्वार्टर टू, सॉरी, और एक बार यहां पर तो टीटीए कंपल्सरी मिलेगा, थोड़ा बताता हूं कैसे कैलकुलेशन होगा। देखिए, इस केस में आपको जो टीटीए तो मिलेगा ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, शॉर्टेस्ट रूट में, शॉर्टेस्ट रूट जो सप्लीमेंट्री रूल 30 था, शॉर्टेस्ट रूट, तो इसमें टीटीए मिलेगा, प्लस एलटीसी कैसे मिलेगा, कितना डिस्टेंस के लिए एलटीसी मिलेगा, वही कैलकुलेशन दिया है। तो एलटीसी कैसे, आप डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर्स टू होम टाउन प्लस होम टाउन टू न्यू हेडक्वार्टर, पूरा डिस्टेंस ले जाइए। देखिए, एलटीसी ये तो मिलेगा, टीटीए मिलेगा प्लस एलटीसी, तो टीटीए तो क्लियर हो गए, ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस ओल्ड टू न्यू प्लस एलटीसी। एलटीसी कैसे कैलकुलेशन होगा, कितना डिस्टेंस के लिए एलटीसी मिलेगा, फर्स्ट आप ओल्ड हेडक्वार्टर टू होम टाउन प्लस होम टाउन टू न्यू हेडक्वार्टर, ये कितना डिस्टेंस है, सपोज यहां पर ये डिस्टेंस हो गया सपोज 500 किलोमीटर, सपोज फॉर एग्जांपल, फिर माइनस करेंगे यहां पर डिस्टेंस, द डिस्टेंस फॉर विच ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस एडमिसिबल, डिस्टेंस मींस हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर, ओल्ड हेडक्वार्टर टू न्यू हेडक्वार्टर, ये है ना, न्यू है ये ना। तो फर्स्ट में कितना था, आप डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड हेडक्वार्टर टू होम टाउन, देन होम टाउन टू न्यू, वो 500 किलोमीटर था। मगर यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे जो एक्चुअल टीटीए मिलता है ओल्ड टू न्यू, सपोज ये हो गया 400 किलोमीटर, तो एलटीसी कितने के लिए मिलेगा, 100 किलोमीटर के लिए आपको एलटीसी मिलेगा। ऐसे तो टीटीए एज यूजुअल मिला, टीटीए 400 किलोमीटर के लिए मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टू न्यू कितना 400 किलोमीटर है। तो सपोज मेरा एग्जांपल में टीटीए के 400 किलोमीटर के लिए मिलेगा, ओल्ड टू न्यू, क्योंकि आप जो लीव लेकर गया ना वो नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो आपको तो टीटीए मिल गया 400, आपका ओल्ड टू न्यू कितना है 400 किलोमीटर है, तो मिल गया, प्लस आप एलटीसी कैसे मिलेगा, एलटीसी जो कैलकुलेशन हो, एलटीसी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेशन होता है ना, आप ले जाइए ओल्ड टू होम टाउन टू न्यू, हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ 500 किलोमीटर। और एज यूजुअल हमको टीटीए कैसे मिलता है, कौन सा डिस्टेंस में, किस डिस्टेंस के लिए हम एडमिसिबल है, ओल्ड टू न्यू, वो कितना है 400 किलोमीटर, ये माइनस होने के बाद 100 किलोमीटर के लिए ये जो डिस्टेंस के लिए हमको एलटीसी मिलेगा। और ये मानते हो कि ये आप क्लियर हो गए, आप मानते हो कि सपोज नेग्लिजिबल है, ठीक है, आपको तो एज यूजुअल टीटीए मिला प्लस एलटीसी जो डिस्टेंस हुआ, सपोज एलटीसी डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया, कि कैसे कैलकुलेशन होता है आप जानते हो, ये नेग्लिजिबल हो गया, आप मना कर सकते हो नहीं मैं एलटीसी नहीं लूंगा, और आप इसके लिए जो एडवांस लिया है
ये किससे एडजस्ट होगा ना, टीटीए में ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस में एडजस्ट हो जाएगा। सपोज आप ये जैसे हम कैलकुलेट किया अबोव में, ठीक है, ऊपर में जो कैलकुलेशन किया, जो आप एज यूजुअल टीटीए लोगे प्लस एलटीसी, एलटीसी के लिए कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है आप समझते हो कि जो डिस्टेंस आया वो नेग्लिजिबल है, आप लेना नहीं चाहते हो, आप मना कर सकते हो, मगर उसके लिए जो एडवांस आप लिया है, इसके लिए जो आप एडवांस लिया है वो कैसे एडजस्ट होगा ना, टीटीए में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज में लिख दिया, व्हेन एलटीसी इज नॉट अवेल्ड, व्हेन एलटीसी इज नॉट अवेल्ड, द एलटीसी एडवांस जो आप लिया है वो टीटीए में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट चलेंगे, टूर जर्नी ट्रांसफर के साथ कंबाइन होगा, टूर के साथ भी कंबाइन होगा। अच्छा, टूर के साथ कंबाइन होने से एक ऑप्शन देखिए, एन ऑफिसर प्रोसीडिंग विथ प्रॉपर प्रायर परमिशन टू होम टाउन ऑन रेगुलर लीव फ्रॉम ए टूर स्टेशन, तो वो टूर चला गया, टूर स्टेशन से लीव लेके, टूर स्टेशन से लीव लेके होम टाउन आ गया और फिर वो हेडक्वार्टर आ गया एंड रिटर्न टू हेडक्वार्टर्स डायरेक्ट फ्रॉम होम, माने ऐसे वो टूर स्टेशन में था, टूर स्टेशन से होम टाउन आ गया और होम टाउन से वो हेडक्वार्टर को चला गया, इसे अभी आप टूर स्टेशन को चले गए, टूर स्टेशन से आप लीव लेके, यहां पर जो आप आ गए ना, प्रायर परमिशन मींस लीव लेके आ गए होम टाउन को, और होम टाउन से आप रिटर्न आ गए हेडक्वार्टर। ठीक है, तो यहां पर कैसे कैलकुलेट होगा, आपको कैसे, आपको टीए और एलटीसी कैसे मिलेगा, दोनों मिलेगा, समझ में आया कि नहीं? आप अभी टूर स्टेशन में हो, टूर स्टेशन से लीव लेके आप होम स्टेशन आ गए, होम टाउन आ गए, फिर होम टाउन से आप रिटर्न आ गए हेडक्वार्टर, तो उसमें ये दोनों कैसे मिलेगा, टीए मिलेगा और एलटीसी आपको कैसे मिलेगा, ये कैसे कैलकुलेशन होता है वही चेक करेंगे। तो टीए क्या होगा, देखिए पहले आप तो कहां से लीव लेकर आ रहे हो, तो देखिए पहले आप हेडक्वार्टर टू, यहां पे चले गए, हेडक्वार्टर टू टूर स्टेशन चले गए, चले गए कि नहीं, हेडक्वार्टर टू टूर स्टेशन नॉर्मल आप गए, उसमें आपको टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहां पर मेन चीज है एलटीसी एंटाइटलमेंट क्या है, आप यहां पर एलटी टूर स्टेशन टू होम टाउन किस में आ गए, लीव में आ गए, टूर स्टेशन टू होम टाउन आ गए लीव लेकर, ठीक है, प्लस आप फिर हेडक्वार्टर चले गए, तो इसको थोड़ा मैं देखता हूं, देखिए एलटीसी कहां पर होगा ना, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर लीव लेके टूर स्टेशन से होम टाउन आ गए, फिर आप होम टाउन से बैक टू हेडक्वार्टर, ठीक है, आप फिर होम माने इट मींस होम टाउन से आप हेडक्वार्टर चले गए, तो उसमें एलटीसी एंटाइटलमेंट कैसे होगा, जो टूर स्टेशन टू होम टाउन प्लस आप होम टाउन टू हेडक्वार्टर, तो ये एलटीसी में आ जाएगा, ये जो पार्ट है एलटीसी में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आया? जैसे आप अभी ऐसे पूरा कंडीशन है, आप हेडक्वार्टर टू चले गए टूर स्टेशन, फिर आप टूर स्टेशन से होम टाउन आ गए लीव लेकर, और होम टाउन से आप हेडक्वार्टर चले गए, तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। देन अभी जो टूर स्टेशन से आप लीव लेकर होम टाउन आ गए, फिर आप रिटर्न कर गए हेडक्वार्टर, तो इस केस में एलटीसी मिलेगा, टूर स्टेशन टू होम टाउन, देन आप बैक कर गए हेडक्वार्टर, ये सब एलटीसी में चला जाएगा। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जो अनवर्ड जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट, वो टूर स्टेशन रहेगा, तो डायरेक्टली टूर स्टेशन से आप लीव लेके होम टाउन आ गए, फिर होम टाउन से आप बैक कर गए हो हेडक्वार्टर, तो ये एलटीसी में आ जाएगा। तो फर्स्ट जो है हेडक्वार्टर, ये तो नॉर्मल है, हेडक्वार्टर टू टूर स्टेशन ये टीए मिलेगा, और वहां से टूर स्टेशन से आप लीव लेकर होम टाउन आ गए और होम टाउन से बैक कर गए हेडक्वार्टर, ये पूरा पीरियड आ जाएगा एलटीसी में। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन को चलेंगे, यहां पर दे दिया, एन ऑफिसर प्रोसीडिंग टू ए टूर स्टेशन फ्रॉम होम टाउन विथ प्रॉपर प्रायर परमिशन एंड रिटर्न टू हेडक्वार्टर। यहां पर क्या है, यहां पे हेडक्वार्टर्स टू होम टाउन, ये देखिए एलटीसी एंटाइटलमेंट, आप परमिशन मींस लीव लेकर आ गए,
और फिर आप ये जो आगे आप हेडक्वार्टर्स टू जो लीव लेके होम टाउन को आगे, ये एलटीसी एंटाइटलमेंट है, इसमें आपको एलटीसी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप होम टाउन से आप चले गए टूर स्टेशन, है कि नहीं। आप आपका जो हेडक्वार्टर टू होम टाउन आ गए लीव लेके, फिर आप होम टाउन से टूर स्टेशन। हमको क्या करना है बेसिकली, टूर केस में क्या है, डायरेक्टली हम ओल्ड टू ट्रेनिंग जो टूर स्टेशन हो जाते हैं, ये होता है हेडक्वार्टर टू टूर स्टेशन। मगर ये नहीं हुआ, आप अभी हेडक्वार्टर टू होम टाउन आ गए लीव लेके, तो ये जो लीव लेके आ गए इसमें आपको एलटीसी मिल गया, ये एलटीसी एंटाइटलमेंट है। फिर आप होम टाउन से टूर स्टेशन गए, तो होम टाउन से टूर स्टेशन जो गए वो टी एंटाइटलमेंट है, और बाकी जो टूर स्टेशन से बैक टू हेडक्वार्टर ये सब टीए मिलेगा, ये सब टी। होम टाउन टू टूर स्टेशन टू बैक टू, ये टूर स्टेशन टू बैक टू हेडक्वार्टर, ये सब टीए में आ जाएगा। ओनली फर्स्ट केस में जो हेडक्वार्टर टू होम टाउन आप लीव लेकर जो गए वो एलटीसी मिलेगा, और बाकी जो होम टाउन टू टूर स्टेशन और आपका टूर खत्म होने के बाद आप बैक कर रहे हो डायरेक्टली टू हेडक्वार्टर, ये सब टीए मिलेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर टूर उसके साथ कंबाइन कैसे होता है एलटीसी, और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसको भी बता दिया। चलो और एक है, तो इंडिया बेस्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ स्टाफ सर्विंग इन इंडिया मिशंस और पोस्ट अब्रोड। अभी कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो अभी सर्विंग इन इंडियन मिशन और पोस्ट अब्रोड, व्हेन दे कम टू इंडिया ऑन होम लीव, कभी कभी वो इंडिया आते हैं होम लीव में, और लीव में आते हैं और उनका ट्रांसफर हो गया है, और होम लीव कम ट्रांसफर आर एंटाइटल्ड फॉर अवेलिंग एलटीसी। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो अभी अब्रोड में कुछ मिशंस में काम कर रहे हैं, कुछ पोस्ट में काम कर रहे हैं, जब अभी वो लीव में इंडिया को आएंगे तब वो एलटीसी अवेल कर सकते हैं, और उनका ट्रांसफर हुआ है, वो लीव लेकर आएंगे और वो जाकर इंडिया में न्यू स्टेशन में ज्वाइन करेंगे, तो उस केस में उनको भी एलटीसी अवेल कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए एक ऑप्शन आ गया यहां पर, एक ऑप्शन देखिए, कम टू इंडिया ऑन होम लीव, होम लीव में आ गए, वो इंडिया आ गए होम लीव में आ गए, जब वो लीव में इंडिया को आएंगे तब वो एलटीसी ले सकते हैं। कैसे होगा एलटीसी कैलकुलेशन, कैसे होगा, जब इंडिया में वो एंट्री करेंगे, डिसएम्बार्केशन इन इंडिया ऑन द अप्रूव्ड रूट टू होम टाउन, क्योंकि होम कम टू इंडिया ऑन होम लीव तो होम टाउन जाएंगे, ठीक है, प्लस होम टाउन टू नियरेस्ट एयरपोर्ट टू होम टाउन टुवर्ड्स अब्रोड। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी मैं बेसिकली मेरा जो होम टाउन है बीबीएसआर है, ठीक है, मैं अभी सपोज लंदन में काम कर रहा हूं, अभी मैं मेरा होम टाउन को आया, ठीक है, लीव में, तो कैसे होगा, मैं लंदन से न्यू दिल्ली आ गया, सपोज डायरेक्ट फ्लाइट है बीबीएसआर तो ठीक है, नहीं तो मैं न्यू दिल्ली आ गया, तो जब न्यू दिल्ली में पहुंच गया तब से मेरा स्टार्ट हो जाएगा डिसएम्बार्केशन इन इंडिया ऑन द अप्रूव्ड रूट। जब न्यू दिल्ली में पहुंच गया, जो न्यू दिल्ली से मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वहां से होम टाउन तक, तो वैसा ही फिर मैं होम टाउन टू न्यू दिल्ली की मुंबई, तो ये एलटीसी ऐसे मिलेगा आपको। ओके, समझ में आ रही है कि नहीं। तो डिसएम्बार्केशन इन इंडिया ऑन द अप्रूव्ड रूट टू होम टाउन टू अगेन नियरेस्ट एयरपोर्ट। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, जैसे मैं लंदन में काम कर रहा हूं, मेरा होम टाउन बीबीएसआर में है, तो मैं अभी सपोज न्यू दिल्ली आ गया, ये सपोज मैं न्यू दिल्ली में आ गया, न्यू दिल्ली टू मुझे कहां मिला, न्यू दिल्ली टू होम टाउन, फिर होम टाउन टू न्यू दिल्ली, इस ट्रैवल एक्सपेंस मेरा चला जाएगा एलटीसी में। ओके, उसको गवर्नमेंट बियर करेगा, ठीक है, ये एक ऑप्शन था। क्लियर। नेक्स्ट है ऑफिसर्स कमिंग ऑन होम लीव कम ट्रांसफर, ऑफिसर्स कम ऑन अनदर ऑप्शन, ऑफिसर्स कम ऑन होम लीव कम ट्रांसफर टू ए पोस्ट। तो वो लीव लेकर आया क्योंकि उसको ट्रांसफर मिला है इंडिया में, वो भी जाकर अब्रॉड में काम कर रहा था,
ठीक है, अभी वो लीव लेकर आया क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ है, वो अभी लीव लेकर आया, उसका होम टाउन को जाएगा और वहां से वो उसका जो इंडिया में जो न्यू प्लेस है वो जाकर न्यू प्लेस में ज्वाइन करेगा। तो यहां पर वही है, पोस्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन टू होम टाउन एंड फ्रॉम होम टाउन टू न्यू, ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे हम ट्रांसफर केस में किया था उस केस में। तो सपोज मैं आकर न्यू दिल्ली, तो सपोज मेरा जो होम टाउन है वो बीबीएसआर है और मेरा जो पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन है वो बेसिकली सपोज न्यू दिल्ली है। ठीक है, तो मैं न्यू दिल्ली टू बीबीएसआर आया और बीबीएस मेरा जो न्यू हेडक्वार्टर वो कोलकाता है, QL लिख दिया। ठीक है, तो मेरा घर होम टाउन को आ गया, फर्स्ट कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू दिल्ली में पहुंच गया, न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर, ओके, न्यू दिल्ली टू बीबीएसआर, ये जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कीजिए, फिर प्लस बीबीएसआर टू मेरा जो न्यू हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता, प्लस बीबीएसआर टू कोलकाता, ये डिस्टेंस हो गया, फर्स्ट हो गया, माइनस करेंगे एक्चुअल जो द डिस्टेंस फ्रॉम व्हिच टीटीए, टीटीए कहां कैसे एडमिसिबल होगा, न्यू दिल्ली टू कोलकाता, क्योंकि बेसिकली हम जो कैलकुलेट करते हैं हमारा जो टीटीए ओल्ड टू न्यू, मगर जब इंडिया में कहां पर कौन सा एयरपोर्ट में वो पहुंच गया, तो जैसे मेरा एग्जांपल में फर्स्ट वन, आप न्यू दिल्ली में आपका डिसएम्बार्केशन हुआ तो आपका जो होम टाउन है वो बीबीएसआर है, यहां पर क्लिक किया एचटी के ऊपर, होम टाउन बीबीएसआर है, तो मैं न्यू दिल्ली में मेरा डिसएम्बार्केशन हुआ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में, न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर प्लस भुवनेश्वर टू कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मेरा जो न्यू हेडक्वार्टर कोलकाता है, कोलकाता मेरा न्यू हेडक्वार्टर है, तो ये फर्स्ट हो गया। माइनस में क्या करूंगा ना, न्यू दिल्ली ये आ जाएगा, न्यू दिल्ली में डिसएम्बार्केशन कहां पर हुआ, दिल्ली टू मेरा न्यू प्लेस कहां पर है, ट्रांसफर हुआ है कोलकाता, तो उसमें जो माइनस कर दो, इसमें जो डिस्टेंस को माइनस कर दो, यहां पर न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर प्लस भुवनेश्वर टू कोलकाता, डिस्टेंस कितना है, माइनस एक्चुअल जो टीटीए मिलता है बेसिकली जब न्यू दिल्ली में मेरा डिसएम्बार्केशन हुआ, मेरा जो न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता है, न्यू दिल्ली टू कोलकाता, ऐसे करके हम माइनस कर देंगे डिस्टेंस। वही डिस्टेंस के लिए इसमें तो टीटीए मिलेगा आपको, टीटीए कहां कैसे मिलेगा, न्यू दिल्ली टू कोलकाता, एक्चुअली टीटी इसके लिए आपको टीटीए मिलेगा न्यू दिल्ली टू कोलकाता, और जो एलटीसी मिलेगा, ये जो डिस्टेंस जो माइनस हुआ प्लस जो एलटीसी मिलेगा, ये जो माइनस हुआ, टीटीए तो एज मिलेगा, टीटीए तो सभी समय क्या मिलता है, ओल्ड टू न्यू, ओल्ड टू न्यू मींस मेरा डिसएम्बार्केशन कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में, मेरा न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता है, तो न्यू दिल्ली टू कोलकाता, ये तो टीटीए मिलेगा, मगर एलटीसी कितना डिस्टेंस के लिए एलटीसी मिलेगा, क्योंकि मैं छुट्टी लेकर आया, तो मैं न्यू दिल्ली में मेरा डिसएम्बार्केशन हुआ मींस में मेरा होम टाउन भुवनेश्वर है, तो न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर प्लस भुवनेश्वर टू न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता, पूरा डिस्टेंस ले जाइए, और माइनस एक डिस्टेंस लीजिए कि डिसएम्बार्केशन टू न्यू प्लेस, तो न्यू एक्चुअली जो टीटीए मिलता है किसके ऊपर, डिसएम्बार्केशन पोर्ट की डिसएम्बार्केशन एयरपोर्ट टू न्यू प्लेस, यही है टीटीए, ओके, मगर एलटीसी ये जो माइनस होकर एलटीसी कैलकुलेट हुआ, टीटीए तो मिलेगा प्लस एलटीसी, तो यहां पर टीटीए मेरा एग्जांपल में टीटीए मिलेगा डिसएम्बार्केशन न्यू दिल्ली टू न्यू प्लेस कोलकाता, ओके, टीटीए मिल गया, एलटीसी ये जो माइनस होकर जो डिस्टेंस आया, यदि आप नेग्लिजिबल समझते हो कि ये जो डिस्टेंस आया नेग्लिजिबल है, मैं नहीं लूंगा, तो आप मना कर सकते हो, ओके, उसको अदर समय में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो ओनली आप टीटीए क्लेम कर सकते हो यदि एलटीसी का डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और एक ऑप्शन है, ये लास्ट है, ऑफिसर्स गोइंग ऑन होम लीव को ट्रांसफर टू ए पोस्ट आउटसाइड इंडिया, आप अभी इंडिया में काम कर रहे थे, आपको अभी अब्रॉड में आपका ट्रांसफर हो गया, कोई मिशन में आपका ट्रांसफर हुआ, अभी आप इंडिया में काम कर रहे थे, तो आप लीव लेकर होम टाउन को गए, फिर वहां से आप होम टाउन से आप जाकर अब्रॉड जाकर आपका न्यू प्लेस में ज्वाइन करोगे, तो यहां पर आपको कैसे टीटीए और ये कैसे कैलकुलेट होगा,
देखिए टीटीए तो बहुत सीधा साधा है। टीटीए कैसे मिलेगा ना, आपका डायरेक्टली ओल्ड हेडक्वार्टर टू जो एम्बार्कमेंट, जो एयरपोर्ट है, जिस एयरपोर्ट से आप फॉरेन जाओगे, टू एयरपोर्ट, ओके, व्हेयर यू गो टू अब्रोड। तो इस ये में आपको क्या मिलेगा, टीटीए मिलेगा। ओल्ड हेडक्वार्टर टू एयरपोर्ट व्हेयर यू गो टू अब्रोड, ये टीटीए मिलेगा, ये तो कॉमन है। मगर एलटीसी कैसे मिलेगा, ये तो टीटीए क्लियर हो गया। एलटीसी कैलकुलेशन के लिए आप अभी छुट्टी लेकर गए, तो आपको कैसे कैलकुलेशन हुआ ना, हेडक्वार्टर टू होम टाउन प्लस होम टाउन टू एयरपोर्ट, होम टाउन टू एयरपोर्ट व्हेयर यू गो टू अब्रोड, व्हेयर यू गो टू अब्रोड, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया। फिर हम, ठीक है, हेडक्वार्टर टू होम टाउन प्लस होम टाउन टू एयरपोर्ट व्हेयर यू गो टू अब्रोड, और ये हो गया माइनस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे ना, ओल्ड, एक्चुअली टीटीए किसके ऊपर मिलता है, ओल्ड हेडक्वार्टर टू एयरपोर्ट व्हेयर यू गो टू अब्रोड, ये दोनों में माइनस कर दो। ये दोनों में जो डिस्टेंस आएगा, ये दोनों का डिफरेंस में जो डिस्टेंस आएगा, उसके लिए आपको एलटीसी मिलेगा। सपोज वो नेग्लिजिबल होता है तो आप नहीं लोगे, ओनली टीटीए लोगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये कैलकुलेशन है। जैसे यहां पर एग्जांपल देता हूं, आपका हेडक्वार्टर कोलकाता है, ओके, आपका होम टाउन बीबीएसआर है, और आप अभी, आपका जो बेसिकली एम्बार्केशन होगा वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, न्यू दिल्ली आपका एम्बार्केशन है, क्योंकि वहां से आप प्लेन लेकर प्लेन में जाओगे, सपोज आप फॉरेन कंट्री को जाओगे। तो यहां पर कैसे कर, टीटीए तो डायरेक्ट मिल गया। अच्छा, यहां पर टीटीए कैसे मिलेगा, कोलकाता टू न्यू दिल्ली, ओके, व्हेयर यू गो टू न्यू दिल्ली एयरपोर्ट व्हेयर यू गो टू अब्रोड, ये तो टीटीए हो गया। अच्छा, उसमें एलटीसी का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलटीसी का डिस्टेंस होगा, फास्ट देखिए, एलटीसी का डिस्टेंस यहां पर हो, देखिए बता दो, कोलकाता टू बीबीएसआर, क्योंकि होम टाउन, प्लस बीबीएसआर टू न्यू दिल्ली, ये डिस्टेंस माइनस ये, इसमें जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअली इसी डिस्टेंस के लिए जो कोलकाता टू न्यू दिल्ली, इसके लिए आपको टीटीए मिलता है। तो आप यहां पर एलटीसी का डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कोलकाता टू बीबीएसआर, ओल्ड टू होम टाउन प्लस होम टाउन टू जो एम्बार्केशन एयरपोर्ट, ये कितना डिस्टेंस है, माइनस कर दो जो आपको टीटीए मिलता है नॉर्मली, ओल्ड हेडक्वार्टर टू एम्बार्केशन एयरपोर्ट, तो उसमें जो माइनस करके जो डिस्टेंस आएगा, उसी डिस्टेंस के लिए आपको एलटीसी मिलेगा। यदि वो नेग्लिजिबल होता है, आप ओनली टीटीए ले जाओ। तो ये था पूरा, मैं अच्छे से क्लियरली डिस्कस किया। आज इतना, ये पार्ट 1। पार्ट 2 में और बढ़िया चीज आएगा, पूरा बढ़िया, आपको एलटीसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos, and also you will give your best performance in the upcoming examinations related to the government job. Thank you and namaskar to all of you.